U14 हिंदी अध्याय 131 गठन धुरी 5 और _1 मूव हुआ ने ताओवादी स्तंभ पर कंपास अभिभावक बालक संयुक्त संरचना का चित्र बनाना शुरू किया। एक एकल संरचना पैटर्न बनाने से शुरू होती है और संरचना पिवट के माध्यम से स्वतंत्र पैटर्नों को जोड़ती है। दूसरी ओर एक संयुक्त संरचना पिवट से शुरू होती है और संरचना पिवट के केंद्रीय अनुबंध के माध्यम से विभिन्न एकल संरचनाओं का समन्वय करती है। एकल संरचना बनाते समय ब्रश को थोड़ा रुका जा सकता है, लेकिन दिव्य भावना को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यदि दिव्य भावना टूट जाती है तो संरचना में निहित स्वर्गीय दाव का रहस्य नहीं जुड़ेगा, ड्राइंग संरचना विफल हो जाएगी और खींचे गए संरचना पैटर्न शून्य हो जाएंगे। श्री जुआंग के अनुसार फॉर्मेशन मास्टर्स इसे एकल विचार से सृजन कहते हैं, अर्थात एक अखंड दिव्य विचार के साथ एक ही सांस में गठन किया जाता है। एकल संरचना को एक ही विचार से निर्मित किया जाना चाहिए, जबकि संयुक्त संरचना भिन्न होती है, इसे एक ही सांस में पूरी तरह से निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा एक संयुक्त संरचना जिसमें कई एकल संरचनाएं और संभवतः दर्जनों संरचना पैटर्न शामिल हैं, एक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक के लिए एक सत्र में बनाना असंभव होगा। संयुक्त संरचना एक अवधारणा है जिसकी कल्पना प्राचीन साधकों ने सृजन पर विचार करते समय की थी, जिसे साधकों की दिव्य भावना की ऊपरी सीमाओं को दरकिनार करने और संरचनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। जब साधक दिव्य अनुभूति को बढ़ाने या अधिक संरचना पैटर्न को समझने में असमर्थ होते हैं, तो वे अधिक मजबूत प्रभाव प्राप्त करने के लिए एकल संरचनाओं को जोड़ते हैं। ये यौगिक संरचना का सार है। इसलिए एक संयुक्त संरचना अपेक्षाकृत एकत्रित होने और बिखरने के बारे में होती है। संयुक्त संरचना के भीतर केवल संरचना धुरी के भीतर दिव्य विचार और प्रत्येक एकल संरचना को निरंतर बने रहने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण संयुक्त संरचना के लिए किसी एक विचार से सृजन की आवश्यकता नहीं होती है। मूव हुआ की दिव्य संवेदना छाया ताओवादी स्तंभ के सामने खड़ी थी। उसने अपनी उंगली को ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हुए कंपास अभिभावक बाल संरचना की धुरी को खींचना शुरू किया। फॉर्मेशन पिवट का ब्रशवर्क फॉर्मेशन पैटर्न से भिन्न होता है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन करने और फॉर्मेशन का नेतृत्व करने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्ट्रोक अधिक बोल्ड होते हैं, संरचनाएं अधिक स्थिर होती हैं और इसके लिए अधिक दिव्य भावना की आवश्यकता होती है। कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन में निहित उच्चतम एकल फॉर्मेशन में 8 फॉर्मेशन पैटर्न होते हैं। इसलिए इसके फॉर्मेशन पिवट के लिए आवश्यक दिव्य भावना 8 फॉर्मेशन पैटर्न से कम नहीं होनी चाहिए। यद्यपि यह 9 गठन पैटर्न तक नहीं पहुंचता है, फिर भी यह सामान्य 8 गठन पैटर्न की तुलना में अधिक दिव्य भावना का उपभोग करता है। मूव हुआ की दिव्य भावना इस संरचना धुरी को खींचने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ये कुछ हद तक तनावपूर्ण थी। एक बार संरचना धुरी खींच लेने के बाद आगे की संरचनाएं भी खींचनी होंगी। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता और दिव्य भावना को वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए मूव हुआ केवल बैठकर ध्यान कर सकता था, अपनी दिव्य भावना के धीरे धीरे ठीक होने का इंतजार करते हुए। यह मूव हुआ का चेतना सागर में ध्यान तकनीक का प्रयोग करने का पहला अवसर था। मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करना तथा मन को शांत करना बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक आसान था, तथा ऐसा प्रतीत होता था कि ताओवादी स्तंभ के साथ एक हल्की सी प्रतिध्वनि थी। दिव्य विचार के भीतर वह महान दाव की आदिम आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन गहराई से खोजबीन करने पर कुछ भी पता नहीं चला। मूव हुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ क्षण बाद उन्होंने चिंतन करना बंद कर दिया और अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही समय में उनकी दिव्य संवेदना पुनः पूर्ण हो गई, जो बाहरी ध्यान के दौरान की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो गई। उन्होंने सोचा कि क्या ये चेतना के सागर के कारण था या ताओवादी स्तंभ के प्रभाव के कारण। मूव हुआ ने प्रचुर दिव्य विचारों के साथ संरचना का चित्रण जारी रखा। एक बार जब फॉर्मेशन पिवट पूरा हो गया, तो उसके बाद फॉर्मेशन पिवट के ढांचे के अनुसार विशिष्ट स्थानों पर कंपास मदर फॉर्मेशन और चाइल्ड फॉर्मेशन को तैयार करने की आवश्यकता थी। कंपास मदर फॉर्मेशन में 8 फॉर्मेशन पैटर्न, एक गोल्ड सीरीज फॉर्मेशन विधि और 5 तत्व फॉर्मेशन विधियों में एक सामान्य संरचना शामिल है, जिसे बनाना मुश्किल नहीं है। मूव हुआ ने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया और इसे दोहराने में सक्षम रही। कंपास चाइल्ड फॉर्मेशन में 3 फॉर्मेशन पैटर्न हैं, जो और भी आसान है। मूव हुआ एक नज़र में ही समझ गया कि इसे कैसे बनाना है। मूव हुआ ने अभ्यास के साथ आसानी से चित्र बनाना शुरू कर दिया और आधे घंटे बाद कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई।
संपूर्ण संरचना मोहुआ द्वारा पहले खींची गई किसी भी संरचना से अधिक जटिल थी, फिर भी इसमें एक जटिल और गहन सौंदर्य था। ये वास्तव में यौगिक संरचना है। मोहुआ विचारों में खो गया, कई बार उसे देखा और प्रभावित हुआ। वास्तव में अधिक चुनौतीपूर्ण संरचनाओं को चित्रित करना अधिक दिलचस्प है। कंपास अभिभावक बाल संरचना का सिद्धांत अभिभावक और बाल संरचनाओं के बीच की अंतःक्रिया है। जब बाल संरचना आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस करती है, तो मात्र संरचना प्रतिक्रिया करेगी। मोहुआ का दिव्य विचार टिमटिमाया, जिससे शिशु रूप सक्रिय हो गया। क्षण भर में मात्र रूप पर एक बिंदु भी चमकने लगा। वह चमकता हुआ बिंदु सक्रिय कंपास शिशु रूप से मेल खाता था। ये सफल रहा। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया, उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी, लेकिन फिर उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। यद्यपि यह गठन सफल रहा, फिर भी कई महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी उनके लिए अस्पष्ट थे। उदाहरण के लिए, वास्तव में फॉर्मेशन पिवट क्या था, इसकी क्या भूमिका थी, चाइल्ड फॉर्मेशन के सक्रिय होने पर मदर फॉर्मेशन क्यों प्रतिध्वनित हुआ, और अन्य कंपाउंड फॉर्मेशन के भीतर अन्य सिंगल फॉर्मेशन में क्या परिवर्तन होंगे। लगता है मुझे मिस्टर जुआंग से पूछना होगा, उसने सोचा। फिर भोर से पहले के अंधेरे का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर कई बार कंपास कंपाउंड फॉर्मेशन का अभ्यास किया। अगले दिन सुबह सुबह मोहुआ कुछ पेस्ट्री, जंगली फल, शराब और पाइन नट्स लेकर मिस्टर जुआंग से मिलने गया। श्री जुआंग का स्वाद हाल ही में सरल हो गया था। वे शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते थे। उनका कहना था कि यह हृदय को शुद्ध करता है और इच्छाओं को कम करता है। लेकिन क्या शाकाहारी भोजन करने की इच्छा भी एक प्रकार की इच्छा नहीं है? मोहुआ को समझ नहीं आया, लेकिन उसने चतुराई से पूछा, नहीं, क्या तुमने इसे सीख लिया है? आराम से शराब पीते हुए श्री जुआंग ने पूछा। मोहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, मेरे पास है। श्री जुआंग की पलकें हल्की सी झपक गईं। उसने इतनी तेजी से सीखा। अभी तो सिर्फ एक रात ही बीती है ना? शिष्य के पास अभी भी कुछ प्रश्न हैं और वह गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहता है, मोहुआ ने सम्मानपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से कहा। उत्सुकतावश श्री जुआंग ने पूछा, आप क्या पूछना चाहेंगे? मोहुआ ने कल रात कंपास कंपाउंड फॉर्मेशन का चित्र बनाते समय अपने मन में उठे कुछ महत्वपूर्ण संदेहों को दोहराया। श्री जुआंग की पतली उंगलियां बांस की कुर्सी पर टिकी हुई थीं। कुछ बार हल्के से थपथपाते हुए उन्होंने कुछ सोचा, फिर उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है कि फॉर्मेशन पिवट क्या है? मोहुआ ने एक पल सोचा और कहा, क्या यह एक प्रकार की संरचना है? हाँ, लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं है। मोहुआ को समझ नहीं आया। श्री जुआंग ने कहा, एकल संरचना का गठन धुरी एक प्रकार की गठन संरचना है, लेकिन एक संयुक्त संरचना का गठन धुरी स्वयं एक प्रकार की संरचना की तरह है। एक संरचना, सही है, आप इसे एक विशेष प्रकार के गठन के रूप में देख सकते हैं, जिसमें दिशात्मक और कार्यात्मक संरचनात्मक गुण हैं। मोहुआ ने गहराई से सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया और आगे पूछा, शिष्य दिशा निर्देश को समझता है, लेकिन विशेष रूप से एक फॉर्मेशन पिवट के कार्य क्या है? गठन धुरी संयुक्त गठन का मूल है, जो गठन के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने, विभिन्न एकल गठनों को बांधने, सभी गठन पैटर्नों को समन्वित करने, प्रत्येक के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम है। लेकिन सबसे आम है आध्यात्मिक शक्ति के उद्घाटन और समापन, इसके अनुक्रम पारस्परिक आकर्षण और प्रतिकर्षण, मजबूत अवरोध, एकत्रीकरण और बिखराव को नियंत्रित करना। मोहुआ तब तक सुनता रहा जब तक उसका सिर घूम नहीं गया, उसकी छोटी छोटी भौहें आपस में सिकुड़ नहीं गईं। श्री जुआंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य यौगिक संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति की गति के अनुक्रम, उसके सक्रियण और विश्राम, पारस्परिक आकर्षण और विकर्षण, वृद्धि और अवरोध, एकाग्रता और फैलाव आदि को नियंत्रित करना है। मोहुआ को थोड़ा और समझ आया और फिर उसने कहा, कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन की तरह ये गोल्डन सीरीज आध्यात्मिक शक्ति के पारस्परिक आकर्षण और प्रतिकर्षण के चुंबकीय गुणों का उपयोग करता है, इसलिए जब चाइल्ड फॉर्मेशन चलता है तो मदर फॉर्मेशन तदनुसार प्रतिक्रिया करता है। मोहुआ की आंखें चमक उठी, फिर उसने कहा, मैंने एक बार ओल्ड मिस्टर फैन के लिए एक कीमिया भट्टी की मरम्मत की थी, और अंदर का गठन एक लकड़ी आग नियंत्रण आत्मा यौगिक गठन था। लकड़ी आग उत्पन्न करती है, आग श्रृंखला एकल गठन को बढ़ाने के लिए लकड़ी श्रृंखला एकल गठन का उपयोग करते हुए, क्या ये गठन धुरी के मजबूत अवरोध के भीतर मजबूत के रूप में गिना जाता है? श्री जुआंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मोहुआ ने फिर सोचा, लेकिन तब वह कुछ और नहीं सोच सका, क्योंकि वह अन्य यौगिक संरचनाओं के संपर्क में नहीं आया था।
मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाकर एक क्षण सोचा, फिर एक और प्रश्न उठा। गुरुजी, एक बड़े समूह के बारे में क्या ख्याल है? श्री जुआंग की निगाहें तेज हो गईं और उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप बड़े संरचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं? मुंह हुआ ने कुछ उलझन में कहा, क्या कोई बड़ी संरचनाएं नहीं सीख सकता? श्री जुआंग रुके, अपनी भौहें ऊपर उठाकर हंसे और बोले, हाँ, सभी फॉर्मेशन है, फिर ऐसा कुछ क्यों होगा जो कोई नहीं सीख सकता? मुंह हुआ के चेहरे पर उत्सुकता दिख रही थी। श्री जुआंग ने मुंह हुआ के माथे पर धीरे से थपथपाया, अभी बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, जो तुम्हारे सामने है उसे अच्छी तरह से सीखो, बड़े फॉर्मेशन के लिए अभी भी समय है। ओह, मुंह हुआ ने अपना सिर ढकते हुए कहा, तुम जाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, श्री जुआंग ने सौम्य नजर से कहा और हल्के से अपनी आस्तीन से धूल झाड़ दी। हाँ, गुरुजी, कृपया आराम करें, आपका शिष्य विदा लेता है। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, सम्मानपूर्वक झुके, फिर श्री जुआंग की निगाहों के नीचे वह बांस के कक्ष से बाहर चले गए। हुआ आधिकारिक तौर पर कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन तैयार करने के लिए तैयार थी। वह मास्टर चेन के पास गया और एक साधारण कंपास के साथ साथ दर्जनों पत्थर की सुइयां भी बनाई। कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन की मूल संरचना का केवल एक भाग कंपास पर बना था। बाल संरचनाएं अनेक हो सकती थीं, जो पत्थर की सुइयों पर बनी थीं। संतान संरचनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था और वे केवल मात्र संरचना के साथ प्रतिध्वनित होती थीं। ऐसा लग रहा था कि कई संतान संरचनाएं थीं, लेकिन वास्तव में नियंत्रण अभी भी केवल एक ही संरचना जोड़ी के लिए था। इसलिए कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन को केवल एक मिश्रित फॉर्मेशन माना जा सकता है जिसमें दो एकल फॉर्मेशन शामिल हैं। मुंह हुआ ने आधा दिन चित्र बनाने में बिताया और तब जाकर आकृति पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने इसके प्रभावों का परीक्षण करने की तैयारी की। मुंह हुआ ने बड़े काले पहाड़ में प्रवेश किया, जाल और संरचनाएं स्थापित की और लगभग 10 गज की दूरी पर पत्थर की सुइयां गाड़ दी। उसने दाहू और उसके दो साथियों को पास में ही निगरानी रखने को कहा, जबकि मुंह हुआ खुद कंपास मदर संरचना को पकड़े हुए दूर भाग गया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद मुंह हुआ अंततः रुक गया और घास के एक टुकड़े पर बैठ गया तथा अपने हाथ में कंपास को घूरने लगा। मुंह हुआ इंतजार करता रहा, लगभग ऊँघने लगा। उसी समय कंपास पर एक बिंदु अचानक चमक उठा। प्रकाशित बिंदु बिल्कुल उस पत्थर की सुई से मेल खाता था जिसे मुंह हुआ ने लगाया था। मुंह हुआ का हौसला बुलंद हो गया और वह तुरंत वापस भाग गया। जब तक वह वहां पहुंचा, तब तक राक्षस जानवर को दाहू और अन्य लोगों ने मार डाला था और वह जमीन पर पड़ा था तथा उसका खून अभी तक सूखा नहीं था। मुंह हुआ ने राक्षस जानवर के हृदय मेरिडियन पर अपनी उंगली रखी और पाया कि उसका रक्त अभी भी सक्रिय था और दिव्य इंद्रियों से प्रवाहित किया जा सकता था। फिर उसने एक जैद बोतल निकाली और रक्त चित्रण कला से राक्षस का रक्त निकालना शुरू कर दिया। लगभग 8 या 9 बोतल रक्त एकत्र करने के बाद मुंह हुआ रुक गया। फिर वह पत्थर की सुई को देखने गया और देखा कि वह सुरक्षित है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुंह हुआ, क्या ये हो गया? हाँ, हो गया। दाहू और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि मुंह हुआ कंपास के साथ क्या कर रहा था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किसी संरचना से संबंधित था। स्वयं संरचना को न समझ पाने के कारण उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मुंह हुआ को सफलतापूर्वक अपना कार्य पूरा करते देख उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हमेशा की तरह समूह ने खून से लथपथ राक्षस जानवर की खाल उतारी और उसकी हड्डियां निकाली तथा उसे एक भंडारण बैग में डाल दिया। इसे बेचने से प्राप्त स्पिरिट स्टोन उसी शाम मुंह हुआ के घर पहुंचा दिए जाएंगे। मुंह हुआ ने दाहू और उसके साथियों को अलविदा कहा और बिग ब्लैक माउंटेन के चारों ओर घूमना जारी रखा, कंपास चाइल्ड फॉर्मेशन के साथ उत्कीर्ण पत्थर की सुइयां रखते हुए। पत्थर की सुइयों को रखने के स्थान ज्यादातर चौराहे, पहाड़ी रास्ते और जंगल के खुले स्थान थे, जहां से राक्षस जानवर या राक्षस शिकारी अक्सर गुजरते थे। ये जाल बिछाने के लिए भी उपयुक्त स्थान थे। मुंह हुआ ने दर्जनों पत्थर की सुइयां लगाने में 3 से 4 दिन लगा दिए। अब बाहरी पर्वत मूलतः मुंह हुआ के नियंत्रण में था। ये घास के हर पत्ते को हिलते हुए देखने के बिंदु तक नहीं था, लेकिन कम से कम अगर कोई कल्टीवेटर लड़ता या राक्षस जानवर मौत से लड़ते, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव होता, तो मुंह हुआ कंपास को देखकर सबसे पहले जान सकता था। अगले दिनों में मुंह हुआ व्यस्त रहा, हाथ में कंपास लेकर खुशी खुशी पूरे बाहरी पहाड़ पर दौड़ता रहा। जब भी कंपास पर कोई प्रकाश जलता था, तो इसका अर्थ होता था कि युद्ध हुआ है। इनमें से अधिकांश घटनाएं पृथ्वी अग्नि संरचनाओं के विस्फोट या नौसिखिए राक्षस शिकारियों द्वारा राक्षस जानवरों को घेरने के कारण उत्पन्न उतार चढ़ाव के कारण हुई थीं।
जब मो हुआ घटनास्थल पर पहुंचता तो आमतौर पर लड़ाइयां लगभग खत्म होने वाली होती थीं। वह थोड़ी देर इंतजार करता और जब राक्षस मर जाता तब ऊपर जाकर खून निकाल पाता। कुछ अन्य राक्षस शिकारी थे जो राक्षस जानवरों को घेरकर मार रहे थे। सामान्यतः शिकार करने वाली टीम दूसरों को अपने शिकार को छूने की अनुमति नहीं देती। लेकिन मो हुआ बहुत प्रसिद्ध था, उस तरह का बहुत प्रसिद्ध। ज्यादातर मॉन्स्टर हंटर्स ने मोहुआ से फॉर्मेशन बनाने को कहा था और उसके एहसानमंद थे। कुछ ने तो कभी मांगा ही नहीं था, लेकिन वे मोहुआ की कृपा भी पाना चाहते थे ताकि भविष्य में अगर उन्हें किसी फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो मांगना आसान हो जाए। इसलिए सामान्य राक्षस शिकार टीमों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि मोहुआ उनके द्वारा मारे गए राक्षस जानवरों से कुछ खून निकाल ले। आखिरकार उन्हें राक्षस रक्त की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य घटनाएं राक्षस जानवरों के आपस में लड़ने, राक्षसी शक्तियों के टकराव के कारण उत्पन्न हुई थीं, जिससे उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। राक्षस जानवरों के बीच साथी के लिए लड़ाई, भोजन की तलाश, शिकार या क्षेत्र के लिए संघर्ष सभी घातक टकरावों का कारण बनते थे। राक्षस जानवर मौत तक लड़ते हैं, जल्दबाजी में आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा है। मो हुआ केवल दूर से ही देख सकता था, राक्षस जानवरों की आदतों या विशेषताओं का अवलोकन करके और उनकी कुछ विशेष राक्षसी शक्तियों या क्रोधित अवस्थाओं को रिकॉर्ड करके अपने अनुभव का विस्तार कर सकता था। क्यूई शोधन क्षेत्र में एक साधक के लिए मो हुआ की दिव्य इंद्रिय पहले से ही बहुत प्रबल थी। वह दूर से ही देख सकता था और बिना किसी की नजर पड़े राक्षसी जानवरों की मध्य रेखाओं में राक्षसी शक्ति की स्थिति पर जासूसी भी कर सकता था। इस तरह मो हुआ की साधना धीरे धीरे बढ़ी और क्यूई शोधन के छठे स्तर की बाधा की ओर बढ़ी। उन्होंने राक्षस रक्त की भी बढ़ती मात्रा एकत्र कर ली थी, जो कुल मिलाकर कई 100 बोतलें थी। मो हुआ अच्छी तरह से तैयार था, ये सोचकर कि एक बार उसका क्षेत्र टूट गया तो वह 9 पैटर्न वाले प्रथम श्रेणी के गठन मास्टर के पद तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। इसके बाद के दिनों में मो हुआ ने स्वयं को साधना और संरचनाओं के अध्ययन में समर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद शाम को मोहुआ और लियूरुहुआ, माँ और बच्चा, घर पर मोशान के रात के खाने के लिए लौटने का इंतजार कर रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो लगभग आधे घंटे तक जारी रही। बारिश के बाद मोशान वापस लौटा, लेकिन गंभीर भाव लिए हुए। उसने कुछ खाना खाया, कुछ सूखा राशन पैक किया और फिर उसे वापस जाना पड़ा। मोहुआ खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, पिताजी क्या हुआ? मोशान पहले तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि मो हुआ अब बिग ब्लैक माउंटेन पर अपने दम पर जीवित रह सकता है और अब वह पहले जैसा कमजोर बच्चा नहीं रहा, उसने गंभीरता से कहा, बूढ़ा झाओ गायब है। मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ, क्या यह मध्यम कद के मोटी भौहों वाले अंकल झाओ हैं जो माउंटेन स्प्लिटिंग पाम तकनीक जानते हैं? मोशान आश्चर्यचकित था, तुम उसे जानते हो? मो हुआ ने सिर हिलाया। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। वह अंतिम चरण का क्यूई शोधन साधक था जिसे अंकल यू ने बूढ़ा झाओ कहा था और उसकी देखभाल करने को कहा था। मो शान ने सिर हिलाया, ये सही है। वह कहाँ गायब हो गया? बड़ा काला पहाड़, मैं भी जाकर देखूंगा। मो शान मना करने ही वाला था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पीछे आओ और अलग मत हो जाना। लियूरुहुआ ने उनके लिए कुछ और खाना तैयार किया और चिंतित चेहरे के साथ उसने सलाह दी, सड़क पर सावधान रहना। मो हुआ के साथ घर से निकला। सीधे बिग ब्लैक माउंटेन जाने के बजाय वे पहले एल्डर यू के घर गए। एल्डर यू का घर ज्यादा विशाल था, लेकिन साज सज्जा साधारण थी। कमरा कई मॉन्स्टर हंटर्स से भरा हुआ था। जैसे ही एल्डर यू की नजर मोशान से होकर उनके बगल में बैठे मोहुआ पर पड़ी, उन्होंने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन फिर भी एक दयालु मुस्कान के साथ मोहुआ की ओर सिर हिलाया। बाद में उसने गंभीर स्वर में कहा, बूढ़ा झाओ गायब है। मैंने चेंगई को खोजबीन के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारी बारिश के कारण वह पहाड़ पर फंस गया हो, उसे आश्रय के लिए एक शिविर मिल गया हो और कल जब उजाला होगा तो वह नीचे आएगा? मॉन्स्टर हंटर्स में से एक ने अनुमान लगाया। एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़े झाओ की पत्नी आई और कहा कि उसका पति लापता है। एल्डर यू ने स्थिति समझाई। बूढ़े झाओ की पत्नी गर्भवती थी, 5 या 6 महीने की गर्भवती थी। बूढ़े झाओ ने एक औषधि गुरु से बैशु जिनसेंग नामक एक औषधीय जड़ी बूटी के बारे में जाना, जो क्यूई को पोषण दे सकती है और गर्भावस्था को स्थिर कर सकती है। उसे पहाड़ पर एक जड़ी बूटी मिली, उसने उसे तोड़ लिया और अपनी पत्नी के पास ले जाने की योजना बनाई।
लेकिन उस दिन राक्षस शिकार में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। जब वह नीचे आ रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका स्टोरेज बैग टूट गया था और बैशु जिनसेन गायब था। यह अनुमान लगाते हुए कि यह राक्षस जानवरों के साथ लड़ाई के दौरान गिर गया होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह इसे ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाएगा और वह शीघ्र ही वापस आ जाएगा। जैसे ही बूढ़ा झाओ पहाड़ पर पहुंचा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। यदि आवश्यकता हो तो मॉन्स्टर हंटर्स के लिए पहाड़ों में रात बिताना आम बात थी। लेकिन बूढ़े झाओ की पत्नी को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, मानो वह अपने पति को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह इस तीव्र भावना को समझ नहीं पाए और हताशा में उसके पास एल्डर यू से पहाड़ों में उसकी तलाश के लिए किसी को भेजने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एल्डर यू ने आह भरी, सावधानी बरतना ही बेहतर है। बूढ़े झाओ की जान जाने से बेहतर है कि हम खुद को थका लें, वरना उसकी विधवा और अनाथ कैसे जिंदा रहेंगे। एल्डर यू ने बोलना समाप्त किया और भीड़ को बिग ब्लैक माउंटेन में ले गए। बाहरी पर्वत के प्रवेश द्वार पर एक शिविर में सभी लोग यू चेंगई से मिले। एल्डर यू ने पूछा, कैसा रहा? यू चेंगई के कपड़े बारिश और ओस से गीले थे, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। बारिश बहुत तेज थी। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ पर कोई निशान नहीं बचा था, पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ गया होगा। एल्डर यू ने गहरी सांस ली, अब ये परेशानी वाली बात है। बिग ब्लैक माउंटेन इतना विशाल है कि यदि केवल बाहरी पर्वत के चारों ओर घूमना हो तो 7 से 8 दिन लग जाएंगे, तथा यदि गहनता से खोजा जाए तो इससे भी अधिक समय लग जाएगा। यदि बूढ़ा झाओ ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन यदि वास्तव में कुछ हुआ तो मुझे सबसे बुरा डर है। शिविर में सभी राक्षस शिकारी उदास चेहरे वाले थे। चाचा झाओ पहाड़ में कहाँ से आए? भीड़ में से एक तीखी और युवा आवाज गूंजी। सभी लोग स्रोत की ओर मुड़े और देखा कि मोहुआ मोशान के पीछे पीछे आ रहा है। यद्यपि मोहुआ युवा था, वो वहां के अधिकांश मॉन्स्टर हंटर्स से काफी परिचित था और वे सभी उसे जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहते थे, इसलिए उसकी उम्र के कारण कोई भी उसे अनदेखा नहीं करता था। यू चेंगई ने जल्दी से मोहुआ को बुलाया, एक नक्शा फैलाया और एक पहाड़ी रास्ते की ओर इशारा किया। बूढ़े झाओ ने शाम को इस दर्रे से पहाड़ में प्रवेश किया। मोहुआ ने उस पर नजर डाली, फिर नक्शा बंद कर दिया और अपने स्टोरेज बैग से वह नक्शा निकाला जो उसने बनाया था। जब मोहुआ ने अपना नक्शा खोला तो सभी लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गए। यह मानचित्र अत्यधिक विस्तृत था, जिसमें न केवल रास्ते, विषैले दलदल, म्याजमा क्षेत्र दर्शाए गए थे, बल्कि मसालों, स्पिरिट घास और खनिज शिराओं के लिए बिंदु भी अंकित किए गए थे। एक नज़र में ये जानकारी से भरपूर था। यदि जगह होती तो ऐसा लगता कि मोहुआ ने जंगल के हर हिस्से में पेड़ों की संख्या और प्रकार अंकित कर दिए होते। मोहुआ ने अपने नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये यही है? यू चेंगई ने अपना सिर हिलाया। मोहुआ ने मानचित्र पर निकटतम पत्थर की सुई के साथ स्थान की तुलना की, फिर कंपास मदर फॉर्मेशन पैटर्न के साथ चिन्हित कंपास निकाला और एक पल के लिए उसे देखा। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। यू चेंगई के दिल में एक तनाव सा छा गया और उसने पूछा, क्या हुआ? मोहुआ ने मानचित्र पर कई स्थानों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई यहाँ बल प्रयोग कर रहा था। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गई। आप ये सब बता सकते हैं? एक मॉन्स्टर हंटर पूछे बिना नहीं रह सका। मोहुआ ने सिर हिलाया, ये कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन है। मैंने पहाड़ में पत्थर की सुइयां लगा दी हैं, इसलिए अगर आसपास आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव होगा तो वह इस कंपास पर दिखाई देगा। भीड़ हैरान रह गई और मोहुआ की ओर उनकी निगाहें और भी गंभीर हो गईं। एल्डर यू के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। अब समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अभी वहां जाना है। बिना किसी देरी के सभी लोग तुरंत चल पड़े। मोशान ने चेतावनी दी, सावधान रहो, और चुपचाप मोहुआ के पीछे चल पड़े। 1 घंटे बाद समूह मोहुआ द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। यह एक छोटी सी पहाड़ी थी। नीचे एक संकरा पहाड़ी रास्ता था और ऊपर जंगल का एक विस्तार था जिसके दाहिनी ओर एक चट्टान थी। मोहुआ को पत्थर की सुई मिली और उसने देखा कि उस पर बने संरचना पैटर्न कुछ धुंधले और विकृत थे, जो अत्यधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण थे। कैसा है? यू चेंगई ने उत्सुकता से पूछा। मोहुआ ने सिर हिलाया, सच में किसी ने तो कार्रवाई की है और उनकी खेती भी कम नहीं है। उन्होंने काफी हंगामा मचाया है, आसपास निशान जरूर होंगे।
यू चेंगई ने तब आदेश दिया, फैल जाओ और चारों ओर देखो। थोड़ी देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ। समूह ने जाकर देखा कि जमीन पर पड़े पत्थर बिखरे हुए और टूटे हुए थे, कुछ पेड़ टूटे हुए थे, और पास की पत्थर की दीवार पर एक तिरछी हथेली का निशान था, जिसमें हल्की सी पृथ्वी श्रृंखला की आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई थी। यू चेंगई ने देखा और कहा, माउंटेन स्प्लिटिंग पाम, यह ओल्ड झाओ है। मो शान भी आगे बढ़ा, पत्थर की दीवार को अपनी उंगली से पोंछा, फिर उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास लाया। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने कहा, वहां खून के निशान हैं जो भारी बारिश में बह गए हैं। भीड़ के सभी चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। एल्डर यू ने मोहुआ से पूछा, क्या कोई और निशान है? मोहुआ ने कंपास की तरफ देखा तो पाया कि कई बिंदु धुंधले पड़ गए थे, यहां तक कि गायब भी हो गए थे। उसने सिर हिलाया। बहुत समय बीत चुका है, आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव अब बहुत कमजोर हो गया है, मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। कंपास अभिभावक बालक संरचना की एक समय सीमा थी, जब आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव शुरू होता था तो बिंदु बहुत उज्ज्वल होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता था बिंदु फीके पड़ जाते थे और अंततः गायब हो जाते थे। एल्डर यू और अन्य सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तात्कालिकता की भावना महसूस करते हुए मोहुआ को अचानक प्रेरणा मिली और उसने पूछा, अंकल झाओ पहाड़ में कब आए? यू चेंगई ने एक क्षण सोचा और कहा, ये शाम के 5 बजे के लगभग मध्य में था, इसलिए अब तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। मोहुआ की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। खाने से पहले उसने कंपास पर एक नज़र डाली थी, हालांकि उसने जानबूझकर उसे याद नहीं किया था, फिर भी कुछ छापें उसके दिमाग में अभी भी बनी हुई थीं। उसने नक्शा फैलाया और कुछ स्थानों को चिन्हित किया। ये धब्बे शाम 5 बजे के बाद हुई लड़ाइयों का संकेत दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अंकल झाओ से संबंधित हों। ये दूसरे साधक या राक्षस जानवर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये धब्बे सटीक भी नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, एल्डर यू ने कहा। बिना किसी लक्ष्य के खोज करने से बेहतर है कि कोई दिशा हो। एल्डर यू ने मोहुआ के कंधे पर थपथपाया। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर हम उसे सचमुच नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब है कि बूढ़े झाओ की किस्मत खराब है। मोहुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोई और सुराग? एल्डर यू ने पूछा। मोहुआ ने नक्शे को फिर से देखा, फिर उस पर कई रेखाएं खींची। इन मार्गों पर आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। हमें इनकी सावधानीपूर्वक खोज करनी चाहिए। एल्डर यू की निगाहें एकाग्र हो गईं और अन्य मॉन्स्टर हंटर्स के दिल भी प्रसन्न हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा में निरंतर उतार चढ़ाव का मतलब था कि लगातार लड़ाइयां हो रही थीं, जो ये दर्शाता था कि किसी का पीछा किया जा रहा था। लेकिन उसका पीछा कौन कर रहा था? क्या ये राक्षस जानवर थे या कोई और साधक? एल्डर यू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उन्होंने निर्णायक रूप से आदेश दिया, अलग हो जाओ और खोजो। छोटे इलाकों के लिए 3-3 के समूह, बड़े इलाकों के लिए 5-5 के समूह। इन रास्तों के लिए हर समूह में 10 से ज्यादा लोग। सावधान रहो और किसी भी खोज का संकेत सीटी बजा कर दो। एल्डर यू द्वारा जारी आदेशों के साथ मॉन्स्टर हंटर्स तेजी से सभी दिशाओं में बिखर गए। तब एल्डर यू ने मोहुआ को याद दिलाया, अपने पिता के साथ रहो और अलग मत हो जाओ। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। जैसे ही रात हुई, सभी लोग बारिश के बाद नमी वाले बिग ब्लैक माउंटेन में लापता मॉन्स्टर हंटर की तलाश करने लगे। 2 घंटे बाद समूह को युद्ध के और अधिक चिन्ह तथा रतन कवच के टुकड़े भी मिले, लेकिन संबंधित व्यक्ति अभी भी नहीं मिला। मोहुआ ने मानचित्र पर सभी युद्ध स्थलों को चिन्हित किया। फिर नक्शे को घूरते हुए उसने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। युद्ध के चिन्हों और पीछा किए जाने का संकेत देने वाले निशानों के कारण किसी के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना अधिक होती है। उस स्थिति में वे अधिक दूर नहीं गए होंगे और मानचित्र पर चिन्हित पहाड़ी रास्तों के निकट ही होंगे। लेकिन इतने सारे लोगों की खोज के बावजूद वे उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? जीवन में आपको व्यक्ति को देखना चाहिए, मृत्यु में आपको कम से कम शरीर को तो खोजना चाहिए। उलझन में मोहुआ ने अपने पीछे खड़े मो शान की ओर मुड़कर पूछा, पिताजी, आप लोगों को कैसे खोजते हैं? कैसे खोजें? मेरा मतलब है, क्या आप खोज करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हैं? एक क्षण विचार करने के बाद मोशान ने उत्तर दिया, हम अपनी आंखों से निशानों को देखते हैं, अपने कानों से हलचलों को सुनते हैं, अपनी नाक से खून के निशानों को सूंघते हैं, और दिव्य इंद्रिय का उपयोग केवल सरसरी धारणा के लिए किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टिकोण में कोई समस्या नहीं थी।
मोहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक सोचा क्या होगा अगर वह अपनी 5 इंद्रियों की उपेक्षा करे और पूरी तरह से दिव्य इंद्रियों से खोज करे। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसकी दिव्य इंद्रियां प्रकट हो गईं। तुरंत ही उसके चारों ओर सब कुछ श्वेत शून्य में बदल गया। रात्रि के अंधेरे में पहाड़, जंगल, नदियां और साधक अपनी आकृति और मूल रंग खोकर आध्यात्मिक ऊर्जा की धुंधली परछाइयों में बदल गए। आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं की छायाएं मुख्यतः हल्के नीले रंग की थीं, जबकि साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा की छायाएं उनके आध्यात्मिक मूल तथा उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक के गुणों के आधार पर पंचतत्वों के रंगों में भिन्न थीं। दिव्य भावना के अंतर्गत वस्तुओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। मोहुआ ने अपनी इंद्रियों को और अधिक त्याग दिया तथा अपनी दिव्य इंद्रियों को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। उनकी धारणा की सीमा और अधिक विस्तृत हो गई तथा आध्यात्मिक ऊर्जा की छायाएं और भी स्पष्ट हो गईं। कुछ नहीं, मोहुआ ने अपनी आंखें खोल लीं, अगले चौराहे पर चला गया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसकी दिव्य इंद्रिय मुक्त हो गई। मो शान को ये समझ में नहीं आया कि उसका बेटा क्या कर रहा है, इसलिए उसने बीच में कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मोहुआ चलता रहा और दिव्य अनुभूति का संचार करता रहा। कई चट्टानें पार करने के बाद वह अचानक रुक गया। मो शान को अपने दिल में एक जकड़न महसूस हुई। तभी उसने देखा कि मोहुआ ने अचानक अपनी आंखें खोली और पास की एक चट्टान की ओर इशारा किया। वहां कोई है। मो शान और पास में मौजूद कुछ मॉन्स्टर हंटर्स तुरंत आगे बढ़े, झाड़ियों के बीच से निकले और नीचे टॉर्च की रोशनी डाली। शाखाओं से लटके और चट्टान के नीचे उलझे हुए उन्होंने मुश्किल से जीवित बूढ़े झाओ को पाया। बूढ़ा झाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। लोगों ने उसे बचाया, उसके हृदय की रक्षा के लिए कुछ गोलियां खिलाईं और उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया तथा रात भर एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल का दरवाजा खटखटाया। बूढ़े मिस्टर फैंग ने एक कदम उठाया और उसकी जान बचाई। यद्यपि उसकी जान बच गई थी, फिर भी वह अभी तक नहीं जागा था। बूढ़े श्री फैंग के अनुसार उन्हें एक घातक झटका लगा था, उनका काफी दूर तक पीछा किया गया था, उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी तथा उनका बहुत अधिक रक्त बह गया था, जिसके कारण वे कोमा में चले गए थे और उठने में असमर्थ थे। उसे धीरे धीरे उपचार की आवश्यकता थी और जब उसकी क्यूई और रक्त अच्छी तरह से पोषित हो गए तो वह जागने में सक्षम हो जाएगा। सौभाग्यवश उसे जल्दी ही खोज लिया गया। यदि थोड़ी देर बाद उसे बचाया जाता तो शायद बहुत देर हो जाती। जब बूढ़े मिस्टर फैंग ने सुना कि वह व्यक्ति मोहुआ को मिल गया है तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर राहत से मुस्कुराए और मोहुआ के सिर पर थपथपाते हुए कहा, बच्चे, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मोहुआ कुछ शर्मिंदा था। बूढ़े झाओ की पत्नी अत्यधिक चिंता के कारण कई बार बेहोश हो गई। ये सुनकर कि उसका पति कोमा में है लेकिन उसकी जान बच गई, उसकी तनावग्रस्त आत्मा आखिरकार शांत हो गई। जब उसे समय मिला तो वह मोहुआ का शुक्रिया अदा करने आए और उसे अपने हाथों से बनाए कुछ ताओवादी वस्त्र भेंट किए। हर वस्त्र के कॉलर पर उसने छोटे छोटे अक्षरों की 2 पंक्तियां कढ़ाई की थीं। आपकी सुरक्षा और दीर्घायु की कामना करता हूँ। ये सबसे हार्दिक आशीर्वाद था। लियू रुहुआ ने घर में उसके साथ बातचीत की, उसे नर्म आवाज में शांत किया। जब तक वह अलविदा कहकर चली गई तब तक उसकी अभिव्यक्ति में काफी सुधार हो चुका था। लेकिन अभी भी एक बात थी जिसे लेकर मोहुआ बहुत चिंतित था। बूढ़े श्री फैंग ने कहा कि चाचा झाओ को राक्षस जानवरों द्वारा पीछा नहीं किया गया था, बल्कि एक घातक झटका दिया गया था। तोनशियान शहर में क्यूई शोधन के बाद के चरणों में एक राक्षस शिकारी की तरह कौन एक साधक को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मोहुआ इसे समझ नहीं सका। एल्डर यू ने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया था और कुछ सुराग तो मिलने ही चाहिए। अगर उन्हें कुछ न भी मिले तो भी अंकल झाओ के जागने पर वे शायद सच्चाई जान पाएंगे। लेकिन अब यह एल्डर यू और अन्य लोगों की चिंता थी, मोहुआ से इसका कोई संबंध नहीं था। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि अंकल झाओ जल्द ही जाग जाएंगे और उनका परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा। अगले कुछ समय में मोहुआ ने खेती बाड़ी में थोड़ा और प्रयास किया। हर दिन वह अतिरिक्त 2 घंटे ध्यान और आत्मा पत्थरों को परिष्कृत करने में बिताते थे। साधक दृढ़ता के बारे में अधिक बात करते हैं। यदि कोई बिना किसी रुकावट के दिन प्रतिदिन साधना करता है, समय के साथ संचय करता है, तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है। प्रत्येक दिन अत्यधिक समय तक साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 घंटे तक लगातार साधना करना पर्याप्त है।
मोहुआ द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 2 घंटे विशेष रूप से कारगर नहीं थे और उसने जो आध्यात्मिक शक्ति परिष्कृत की वह भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आखिरकार वह क्यूई शोधन के छठे स्तर से बस एक कदम दूर था और मोहुआ उसे जल्दी पार करने का प्रयास करना चाहता था। कई दिनों के बाद उसने वास्तव में क्यूई शोधन के छठे स्तर की दहलीज को महसूस किया। मोहुआ ने इसे गंभीरता से लिया, धूप बत्ती जलाई, स्नान किया, आत्मा के पत्थर तैयार किए और गहनता से ध्यान केंद्रित करते हुए सफलता की प्रतीक्षा की। फिर वह असफल हो गया। वह दहलीज से आगे नहीं बढ़ पाया। मोहुआ का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना स्टोरेज बैग कंधे पर लटकाया और वह फिर से बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश कर गया। जहां तक साधना में सफलता का प्रश्न है, वह इसे भाग्य पर छोड़ देता था। अब वह इसकी चिंता नहीं करता था। बेहतर होगा कि वह संरचनाओं के अभ्यास के लिए अधिक राक्षस रक्त का संग्रह कर ले। मोहुआ ने जब बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया तो उसने देखा कि पहाड़ में मॉन्स्टर हंटर्स की संख्या कम हो गई थी। पहले पहाड़ पर कदम रखते ही आधे दिन में ही उसकी कई जान पहचान वाले लोग मिल जाते थे। अब दिन भर घूमने के बाद भी उसकी मुलाकात सिर्फ 1-2 लोगों से ही हो पाती है। मोहुआ एक राक्षस शिकार दल में शामिल हो गया, जिसके साथ वह बहुत करीबी नहीं था। उनसे कुछ राक्षसों का खून लूटा, उन्हें मांस खिलाया और जो कुछ हुआ था उसके बारे में पूछताछ की और तब जाकर उसे सारी बातें पता चलीं। चूंकि बूढ़े झाओ का पीछा किया गया था और वह लगभग मारे गए थे, इसलिए एल्डरयू को चिंता थी। उन्होंने लोगों को जांच के लिए भेजा था और सभी को हाल के दिनों में बिग ब्लैक माउंटेन में कम बार प्रवेश करने की सलाह दी थी। यही कारण है कि पहाड़ में कम राक्षस शिकारी थे। मोहुआ ने भौहें चढ़ाई। कम लोगों के साथ पहाड़ पर अपेक्षाकृत अधिक राक्षस जानवर होंगे। इन परिस्थितियों में पहाड़ पर रहना उसके लिए कुछ खतरनाक होगा। यदि राक्षस जानवर उसका पीछा करे तो मदद के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं होगा। अब पहाड़ छोड़ दो। मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। उसकी दिव्य इंद्रिय पहले से ही प्रबल थी। क्यूई शोधन के बाद के चरणों में एक औसत साधक की इंद्रिय से कमजोर नहीं। वह राक्षस जानवरों को पहले ही पहचान लेता था और वे आसानी से उसका पीछा नहीं करते थे। लेकिन फिर भी कम प्रोफाइल रखना आवश्यक था। मोहुआ ने अपने कपड़ों पर घास का रस लगाया, बालों में कुछ टहनियां फंसा ली और अपना चेहरा भी गंदा कर लिया। इस तरह राक्षस जानवर उसकी गंध को नहीं पहचान पाएंगे। दूर से घास और टहनियों के कारण उसकी आकृति पहचानी नहीं जा सकेगी। जहां तक गंदे कपड़ों की बात है तो उसके लौटने पर उसकी मां उन्हें धो देती थी। मोहुआ ने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और पहाड़ पर गश्त करने की अपनी मूल योजना जारी रखी। मोहुआ दोपहर तक कंपास पकड़े झूमता रहा। जब उसे भूख लगी तो वह घास पर लेटकर मां के हाथ का बना गोमांस खाने लगा। खाना खाते हुए मोहुआ को अचानक कुछ हलचल का एहसास हुआ। घास के पत्तों के बीच से ऊपर देखने पर उसने दूर से कई किसानों को इस ओर आते देखा। उनकी पोशाक मॉन्स्टर हंटर्स जैसी नहीं थी। मोहुआ की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई जब वह लेट गया और चुपके से अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया। उनकी दिव्य इंद्रिय ने 3 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा, 2 पुरुष और 1 महिला। सभी क्यूई शोधन के अंतिम चरण में थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्म और मायावी थी, जिसे समझना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर बहस कर रहे थे। मोहुआ ने उत्सुकता से कान खड़े करके सुनना शुरू कर दिया। कई दिनों से खोज रहा हूं, कुछ नहीं मिला, एक आदमी की आवाज रुक रुक कर आती रही। धैर्य रखो, वो व्यक्ति बहुत चालाक है, घृणित और बेशर्म। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इस बार एक महिला की आवाज। वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से अंकल झाओ के बारे में नहीं। मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनते हुए ध्यान केंद्रित किया। तीनों लोग करीब आ रहे थे और उनकी आवाजें साफ होती जा रही थीं। उनमें से एक आवाज मोहुआ को कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अगर हम अब भी उसे नहीं ढूंढ पाए तो आप दोनों को पहले वापस जाना चाहिए, समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने कहा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, महिला ने विरोध किया। तो तोंगशियान शहर के ताओवादी दरबार की यही क्षमता है, एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता। दूसरे आदमी ने कुछ मजाकिया लहजे में कहा। वह चोर बिग ब्लैक माउंटेन से बिल्कुल परिचित है। उसे इस तरह ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। हमें समुद्र से वह सुई निकालनी होगी। तुम स्थानीय किसान नहीं हो, तुम समझ नहीं सकते। बड़ा काला पहाड़ राक्षसी जानवरों से भरा पड़ा है, बेहद खतरनाक। ये तो बस एक दूसरे दर्जे की राज्य सीमा का राक्षसग्रस्त पहाड़ है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? केवल अज्ञानी ही निडर होते हैं। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं।
इस पहाड़ में चाहे वो राक्षस जानवर हो या वो चोर, मैं जिसे भी देखूंगा उसे मार डालूंगा। सामने वाला आदमी अचानक रुक गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बहाना बंद करो, तुम पर काफी देर से नजर रखी जा रही है और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सी निगरानी? एक क्षण की चुप्पी के बाद उस आदमी ने अचानक अपनी तलवार निकाली और उसे झाड़ियों की ओर इशारा किया जहां मुहुआ छिपा हुआ था, और ठंडे स्वर में कहा, छिपना बंद करो, बाहर आओ। ये सुनकर बाकी दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखों में एक क्षणिक भय की झलक उभरी। वे दोनों आधा कदम पीछे हटे, अपनी तलवारें निकाली और उस आदमी की तलवार की दिशा में गंभीरता से देखने लगे। पहाड़ ऊबड़ खाबड़ था, जंगली घास हरी भरी थी, लेकिन वहां किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं था। जितना अधिक ऐसा प्रतीत हुआ उतना ही अधिक वे भयभीत होते गए। तलवार चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा कठोर हो गया और वह सतर्क हो गया। यदि उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग न किया होता और घास में एक लगभग अदृश्य आकृति को न देखा होता, तो वे अभी भी इस बात से अनजान होते कि उन पर जासूसी की जा रही है। तीनों साधक क्यूई शोधन के अंतिम चरण में इस बात से अनभिज्ञ थे कि कोई व्यक्ति दिव्य इंद्रिय से उन पर लगातार नजर रख रहा था। दिव्य बोध जितना प्रबल होगा, साधना उतनी ही गहरी होगी। साथ ही छिपाने में निपुण और युक्तियों में चतुर होना। जैसे ही यह विचार तलवार वाले आदमी के मन में आया, उसकी पीठ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। यह महसूस करते हुए कि उससे खोज लिया गया है, झाड़ियों में मुहुआ धीरे से खड़ा हो गया। तीनों ने घास को थोड़ा सा हिलते देखा और फिर एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई। उसके सिर से अजीब शाखाएं निकल रही थीं और उसने किसान जैसे वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन वे घास के रस के बड़े धब्बों से सने हुए थे और उसका चेहरा मैल से ढका हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर लग रही थी। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अपनी आभा छिपा रहा हो। क्या ये कोई इंसान है या कोई राक्षस जानवर? तलवार लिए हुए आदमी के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। उसके दिल में ठंडक बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तभी उसने उस प्राणी को देखा, चाहे वह व्यक्ति हो या राक्षस पशु। उसने हाथ हिलाकर उसकी ओर देखा और प्रसन्नतापूर्वक पुकारा, चाचा झांग, बहुत समय हो गया मुलाकात। तलवार चलाने वाला आदमी दंग रह गया। उसने आवाज पहचान ली, उसने उस आकृति को भी पहचान लिया। मुहुआ, हम मुहुआ ने खुशी से सिर हिलाया। झांग लैन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसके हाथ में तलवार जमीन पर गिर पड़ी। झांग लैन को लगा कि उसकी ताव साधना जीवन के अंधकार में इतिहास में इस बालक मुहुआ ने और भी अधिक वृद्धि कर दी है। उसने स्वयं को ऐसे सुरक्षित रखा था मानो वह किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहा हो, लेकिन दूसरी ओर उसे क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर एक छोटा साधक मिला। इतना शर्मनाक। झांग लैन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। आप ही बताएं, आपके आकार का बच्चा पहाड़ों में क्या कर रहा है? मैं पहाड़ों में बहुत कुछ करता हूँ। नक्शे बनाना, संरचनाएं बनाना, राक्षसों का खून इकट्ठा करना, सुगंधों की खोज करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, अयस्कों का खनन करना। मुहुआ ने अपनी उंगलियों पर एक एक करके झांग लैन को उनकी गिनती बताई। झांग लैन परेशान हो गई। ठीक है, मैं समझ गई। कितनी गड़बड़ है? झांग लैन को संदेह था, बिग ब्लैक माउंटेन एक बच्चे के आने की जगह नहीं थी। यहां तक कि उसे, जो कि क्यूई शोधन के बाद के चरणों में एक साधक था, पहाड़ में प्रवेश करते समय बहुत सावधान रहना पड़ा। मुहुआ की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कि क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर एक छोटा साधक था। और मुहुआ के बारे में झांग लैन की समझ के अनुसार, हालांकि उस बच्चे में संरचना समूह बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा थी, फिर भी वह शारीरिक रूप से कमजोर था। अगर उसका सामना किसी राक्षस जानवर से होता तो उसे निश्चित रूप से नाश्ते के रूप में छीन लिया जाता। संरचनाएं स्थापित करने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की बात करना, ये बकवास है। झांग लैन को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह बालक मुहुआ कुछ हद तक असामान्य था, जो सामान्य ताव साधना समझ के अनुरूप नहीं था। इसलिए यद्यपि उसे विश्वास नहीं था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके पीछे खड़े दो लोग अभी भी सदमे में थे और मुहुआ की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर रहे थे। उनके अनुभवहीन चेहरे को देखकर झांग लैन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने कुछ हद तक अपना चेहरा वापस पा लिया है। मुहुआ ने झांग लैन के पीछे खड़े दोनों लोगों पर नजर डाली और पूछा, ये बहन कौन है? आपने पीढ़ी को गलत समझा है, झांग लैन ने कहा, आपको उसे आंटी कहना चाहिए।
महिला साधक की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। उसने झांग लैन की ओर देखा, फिर एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ महुआ की ओर मुड़कर कहा, बहन का सरनेम सीटू है और नाम भी साधारण सा है, फैंग। अपने चाचा झांग की बात मत मानो, मुझे बस बहन ही कहो। झांग लैन अवाक रह गया। महुआ ने प्यार से पुकारा, बहन। सीटू फोन का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। उसके बगल में बैठे आदमी ने अहंकार से कहा, मेरा नाम सीटू शियू है। महुआ ने उदासीनता से ओह कहकर जवाब दिया। झांग लैन महुआ से यह कहे बिना नहीं रह सकी। जाओ अपना चेहरा धोकर साफ करो और देखो कि तुम कैसे दिखते हो, पूरी तरह से गंदगी से ढके हुए। वह पहले महुआ की शक्ल देखकर डर गया था और अब भी उसे देखना थोड़ा असहज था। महुआ को एक छोटी सी धारा मिली और उसने अपना चेहरा धोकर साफ किया। वह गंदा सा चेहरा तुरंत गुलाबी और सफेद हो गया, मानो कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। सीटू फैंग ने कुछ और नजरें डाली और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, कितनी खूबसूरत भौहें और आंखें, कितनी अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद बहन, आप भी बहुत सुंदर हैं। महुआ ने शिष्टाचार के नाते प्रशंसा का उत्तर दिया। सीटू फोन का चेहरा खुशी से खिल उठा। झांग लैन ने आह भरी और महुआ से कहा, देर हो रही है, तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाते। सीटू फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। पहाड़ों में राक्षस जानवर हैं, यहाँ आपके लिए सुरक्षित नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि बहन आपको पहाड़ से नीचे ले जाए। झांग लैन खुद को रोक नहीं सकी और सीटू फोन को देखा, क्या तुम महत्वपूर्ण बात भूल गए हो। सीटू फोन कुछ उलझन में था। महुआ ने उत्सुकता से पूछा, तुम पहाड़ों में क्या कर रहे हो। ताओवादी अदालत का काम है, मैं आपको नहीं बता सकता। तुम किसी को खोज रहे हो, है ना। झांग लैन का सिर दुखने लगा, तुम्हें कैसे पता चला। मैंने सुना था जब तुम लोग पहले बातें कर रहे थे। झांग लैन ने फिर से आह भरी, उसके पास महुआ से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। महुआ की गहरी काली आंखें बदल गईं जब उसने कहा, क्या मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं। सीटू फैंग मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया छोटे भाई, लेकिन यह मामला बहुत खतरनाक है। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। झांग लैन एक तरफ चुपचाप खड़ी रही। महुआ ने झांग लैन की ओर देखा और चेतावनी दी, बड़ा काला पहाड़ बहुत बड़ा है। रास्ता जाने बिना तुम 10 दिन से लेकर आधे महीने तक भटक सकते हो और फिर भी वह व्यक्ति नहीं मिल सकता। झांग लैन ने भौहें चढ़ाई और एक पल सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ आओ। सीटू फैंग की भौहें सिकुड़ गईं। तुम पागल हो क्या, वह तो बस बच्चा है। झांग लैन ने असहाय होकर कहा, उनके मार्गदर्शन के बिना हम न केवल उस व्यक्ति को ढूंढने में असफल रहेंगे, बल्कि हम पहाड़ों में भी खो सकते हैं। बगल में सीटू शियू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इस बच्चे के मार्गदर्शन से हम भटक तो नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। झांग लैन ने निर्णायक रूप से घोषणा की, हम चले जाएंगे, वह नहीं जाएगा। आपको कैसे मालूम, अगर वह खो सकता तो अकेले पहाड़ पर नहीं आता। झांग लैन समझ गई, बच्चा महुआ बिना किसी निश्चितता के कुछ नहीं करेगा। अगर उसने मदद की पेशकश की है तो उसे आत्मविश्वास से काम लेना होगा। सीटू फोंग और सीटू शियू चुप हो गए। झाड़ियों से चुपचाप निकलती महुआ की छवि उनके दिमाग में फिर से उभर आई। इसके साथ ही जब वे पूरी तरह सतर्क थे तो उन्हें जो ठंड का एहसास हुआ था वह भी फिर से उभर आया। उनके सामने खड़ा छोटा किसान शायद उनकी चिंता का विषय न हो, बल्कि उन्हें तो खुद की चिंता करनी चाहिए। वह चोर बहुत खतरनाक है। सीटू फैंग अभी भी हिचकिचा रहा था। झांग लैन ने कहा, हम तीनों उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कोई प्रतिक्रिया न देने पर सीटू फोंग चुप हो गया और सीटू शियू ने ठंडी सांस ली, लेकिन कुछ और नहीं कहा। महुआ ने फिर पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है। सीटू फोंग ने झांग लैन की ओर देखा। जैसी स्थिति थी, झांग लैन ने अब कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, हम एक बलात्कारी का पीछा कर रहे हैं। महुआ एक पल के लिए चौंक गया, बलात्कारी। उन्होंने ये शब्द पहले भी सुना था, लेकिन ताओ साधना जगत के संदर्भ में नहीं, इसलिए उन्हें इसके अंतर के बारे में निश्चितता नहीं थी। झांग लैन ने समझाया, बलात्कारी वह व्यक्ति होता है जो दुष्ट मार्ग कौशल का उपयोग करके महिलाओं से बलपूर्वक पुनःपूर्ति करता है, जिससे उनकी साधना बढ़ती है। ताओवादी कानून के अनुसार ऐसे लोग असहनीय हैं और ताओवादी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सीटू फैंग ने झांग लैन को कोहनी से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। बच्चे के सामने रिप्लेनिशिंग वगैरह की बातें मत करो। बोलते बोलते उसके गाल थोड़े लाल हो गए।
झांग लैन ने नहीं सोचा था कि इसमें कुछ भी अनुचित है, लेकिन अब इस तरह से धक्का दिए जाने पर उसे आगे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुई। मो हुआ कुछ हद तक निराश था, वह और अधिक समझना चाहता था। तो क्या आपके पास कोई सुराग है? हमारे पास एक चित्र है। झांग लैन ने एक चित्र खोला। चित्र में दिख रहा आदमी युवा और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयावह भाव था। इतना युवा? मो हुआ ने टिप्पणी की। दुष्टों को पुनःपूर्ति करने के कौशल का अभ्यास करने से वह जवान दिखाई देता है। वास्तव में उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। अगर वह 1 महीने से ज्यादा बिना पुनःपूर्ति के रहा तो उसका चेहरा बूढ़ा हो जाएगा, झांग लैन ने कहा। मो हुआ चौंक गया। ऐसी तकनीकें भी हैं। कई विचित्र और दुष्ट कौशल हैं। झांग लैन ने फिर मो हुआ को याद दिलाया, तुम्हें इन्हें नहीं सीखना चाहिए। दुष्ट मार्ग और दानव मार्ग के कौशल ठंडे और निर्दयी होते हैं। एक बार इनमें उलझने पर व्यक्ति अपनी मानवता का ही सफाया कर देता है। मो हुआ ने चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सिर हिला दिया। झांग लैन ने आगे कहा, हमें एक सुराग मिला है कि ताओवादी अदालत द्वारा वांछित और घेरे में लिया गया बलात्कारी बिग ब्लैक माउंटेन में घुस गया है। शायद वह इनम माउंटेन में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह बाहरी इलाकों में ही होगा। वह लोनली क्लाउड पीक और ब्रोकन माउंटेन क्लिफ के बीच होना चाहिए। झांग लैन की बात खत्म होने के बाद मो हुआ के मन में एक मोटा विचार आया और उसने कहा, चिंता मत करो, चूंकि वह बाहरी पहाड़ पर है इसलिए वह निश्चित रूप से बच नहीं सकता। ये देखकर सीटू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, तो फिर हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। बाहरी पहाड़ में छिपा बलात्कारी दुष्ट कौशल का अभ्यास कर रहा है। 100 साल से अधिक पुराना पीछा किया गया चाचा झाओ। क्या चाचा झाओ का पीछा करने वाला किसान वही बलात्कारी था? मो हुआ भी इस चोर को पकड़ना चाहता था और सच्चाई का पता लगाना चाहता था। हुआ ने झांग लैन और 2 अन्य लोगों के साथ लोनली क्लाउड पीक की यात्रा शुरू की। मो हुआ पहाड़ी रास्तों से बहुत परिचित था, इतना कि झांग लान को यह आश्चर्यजनक लगा। वह ठीक ठीक जानता था कि रास्ते, पानी, जहर और कोहरा कहाँ हैं। कभी कभी जब ऐसा लगता था कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो वह उन्हें जंगल में बाईं और दाईं ओर ले जाता था और अचानक ही फिर से रास्ता मिल जाता था। जब भी उनका सामना राक्षस जानवरों से होता, मो हुआ उन्हें दूर से ही उनसे बचने के लिए ले जाता, इससे पहले कि वे उन्हें पता भी चले। रास्ते में वह कुछ जंगली फल भी तोड़ सकता था और कुछ जड़ी बूटियां भी खोद सकता था। इतने इत्मीनान और बेफिक्री से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अपराधी का पीछा नहीं कर रहे हों, बल्कि बसंत ऋतु की सैर पर निकले हों। झांग लैन को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। इस बच्चे को बिग ब्लैक माउंटेन का बाहरी हिस्सा मो हुआ का अपना पिछवाड़ा कैसे लग सकता है? ये वह बड़ा काला पर्वत नहीं था जिसे वह याद करता था। यहां तक कि क्यूई शोधन के अंतिम चरण में एक साधक भी बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करते समय अत्यंत सतर्क रहेगा, है ना? झांग लैन अंदर ही अंदर सदमे में थी, लेकिन सीटू फोंग को इस सब का एहसास नहीं था। उसे बस एक अस्पष्ट सा एहसास था कि उनका सफर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। सीटू शियू ने और भी व्यंग्यात्मक लहजे में झांग लैन से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि बिग ब्लैक माउंटेन खतरनाक है? रास्ते में हमें कुछ भी क्यों नहीं मिला? झांग लैन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। ये बेवकूफ, बिल्कुल बेखबर, ये भी नहीं जानता कि कोई रास्ता दिखा रहा है। इतने सालों से अपने दिमाग में क्या भरता रहा है? थोड़ी देर चलने के बाद मो हुआ अचानक रुक गया और बोला, आगे राक्षस जानवर हैं, हमें एक लंबा चक्कर लगाना होगा। यात्रा बहुत ही सुखद रही और सीटू शियू को ये यात्रा उबाऊ लगी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे पास समय कम है। इधर उधर जाना बहुत झंझट भरा है। बस कुछ राक्षस जानवर, हम उन्हें आसानी से काट डालेंगे। सीटू शियू जोर से बोला और अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर 2 लाल आंखें उसकी ओर देख रही थीं। वे खोजे गए। झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं और मूर्ख को एक बार फिर कोसा। राक्षसी जानवर भेड़ जैसा दिखता था, उसकी लाल आंखें, धुंधले सींग, सफेद फर और नुकीले दांत थे और वह एक इंसान जितना लंबा था। वह रक्त रंग की राक्षसी शक्ति में लिपटा हुआ था, जिससे एक हल्का सा दमन का एहसास हो रहा था। झांग लैन और अन्य लोगों को देखकर उसकी आंखों में रक्तपिपासु खुशी की चमक उभर आए और वह उन पर टूट पड़ा। झांग लैन और अन्य लोगों के पास युद्ध के लिए तैयार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वे तीनों क्यूई शोधन के अंतिम चरण में थे, इसलिए एक लाल आंखों वाली राक्षस भेड़ से निपटना बहुत मुश्किल नहीं था।
सीटू शियू ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन लड़ाई में उसकी हिम्मत बढ़ती गई। वह गर्व से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, बस एक राक्षस जानवर, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके शब्द निकलते ही एक और राक्षस जानवर झाड़ियों से बाहर आ गया। इसका फर गहरा लाल था और इसके लार टपकते मुंह से बदबू आ रही थी। यह एक स्प्लिट क्लॉ वुल्फ डेमन था। झांग लैन को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई और उसने चाहा कि वह सीटू शियू का मुंह टेढ़ा कर दे। एक राक्षस जानवर से निपटना तो आसान था, लेकिन दो ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। घायल सीटू शियू को अपने घाव में जलन महसूस हुई और अब वह अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस नहीं कर सका। एक कठिन संघर्ष के बाद 2 घंटे बाद स्प्लिट क्लॉ मारा गया और भेड़ दानव घायल होकर भाग गया। अंततः तीनों को सांस लेने का मौका मिला। झांग लैन की पीठ पसीने से भीग गई थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि मोहुआ गायब हो गया है। उसने इधर उधर देखा, मोहुआ कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वह आवाज लगाने वाला था, उसे पास से मोहुआ की चिंतित आवाज सुनाई दी। चाचा झांग, क्या आप सब ठीक हैं? मोहुआ कहीं से प्रकट हो गया था, और इतना ही नहीं, वह अपने हाथ में एक बोतल पकड़े हुए था, उत्साह से पराजित राक्षस जानवर की ओर दौड़ रहा था, कुछ कर रहा था। लड़ाई के दौरान मोहुआ ने अपनी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया और लड़ाई के बाद वह जादू से प्रकट हो गया। झांग लैन ने मन ही मन सोचा कि उसका अनुमान सही था, वे पहाड़ों में खोकर मर भी गए होते और यह बच्चा मोहुआ तब भी परेशान नहीं होता। सीटू फोंग ने उत्सुकतावश मोहुआ से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ राक्षस रक्त इकट्ठा कर रहा हूं, मोहुआ ने उत्तर दिया। राक्षस का खून? किस लिए? आध्यात्मिक स्याही को मिश्रित करना, ड्राइंग संरचनाओं में उपयोग के लिए। सीटू फेंग ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें पता है कि फॉर्मेशन कैसे सेट किया जाता है? मोहुआ ने कुछ शर्मिंदा होते हुए विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। ओह, सीटू फेंग ने सिर हिलाया। झांग लैन ने आकाश की ओर देखा, उसका हृदय अवाक था। उसने कहा कि वह थोड़ा जानता है और आपने वास्तव में उस पर विश्वास किया। मोहुआ ने राक्षस जानवर का खून चूस लेने के बाद कहा, हमें जल्दी करनी होगी वरना हम रात होने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसने थोड़ी शिकायत की, तुमने राक्षस जानवरों से निपटने में बहुत समय बर्बाद किया। सीटू फैंग को थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने पूछा, क्या आपने हमें इसलिए रास्ता बदलने को कहा क्योंकि आप जानते थे कि राक्षस जानवरों को संभालना कठिन है? मोहुआ ने सिर हिलाया। सीटू शियू ने विरोध किया, इस बार 2 लोगों से टकराना सिर्फ दुर्भाग्य था। मोहुआ ने कहा, अगर केवल एक ही होता तो क्या मैं तुम्हें रास्ता बदलने के लिए कहता? सीटू शियू के पास कहने को शब्द नहीं थे। सीटू फैंग भी चिंतित होकर सुन रहा था। मोहुआ को शुरू से ही पता था कि वहां 2 राक्षस जानवर हैं, और उन्हें तब पता चला जब दूसरा प्रकट हुआ। जब मोहुआ ने राक्षस का खून समेट लिया और देखा कि झांग लैन और अन्य लोग लगभग ठीक हो चुके हैं, तो उसने कहा, हमें अब जल्दी से अपने रास्ते पर चलना होगा। उन तीनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मोहुआ कुछ कदम चला, फिर पीछे मुड़कर उन्हें याद दिलाया, निर्देशों का पालन अवश्य करें, अन्यथा ये बहुत खतरनाक है। सीटू फोन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और जिद्दी सीटू शियू, जो पूरी तरह से चोटिल था, ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। इसके बाद वे तीनों चुपचाप मोहुआ के पीछे चले गए और यात्रा सुचारू रूप से चली, लेकिन देर हो रही थी और उन्हें शायद पहाड़ों में रात बितानी पड़ेगी। मोहुआ को तभी एक राक्षस शिकारी मिला और उसने कहा, चाचा जो, जब आप वापस जाएं, तो कृपया मेरी माँ से कह दीजिएगा कि मैं आज रात के खाने के लिए घर नहीं आऊंगा। मैं कल वापस आऊंगा। तुम अकेले हो, क्या ये ठीक है? राक्षस शिकारी ने पूछा। हम, कोई बात नहीं, मेरे साथ ताओवादी दरबार से एक चाचा हैं, मोहुआ ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर तुम सावधान रहना। मोहुआ ने राक्षस शिकारी को अलविदा कहा, फिर मुड़कर कहा, चलो पहले रात के लिए रुकने की जगह ढूंढते हैं और कल लोनली क्लाउड पीक पर चलते हैं। झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं, क्या हम रात को नहीं जा सकते? क्या तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो? रात में यह आसान नहीं होता और वहां और भी राक्षस जानवर होते हैं। झांग लैन ने सिर हिलाया, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मोहुआ ने पास में ही एक छोटा सा शिविर ढूंढा, एक दीपक जलाया और भंडारण बैग से कुछ मांस निकाला और झांग लैन और अन्य लोगों को दिया। सीटू फोंग ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी, ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? मोहुआ ने गर्व से कहा, मेरी माँ ने इसे बनाया है। कुछ निवाले खाने के बाद सीटू फोंग ने टिप्पणी की, ये दुख की बात है, इस मांस में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है।
मो हुआ ने उत्तर दिया, आवारा साधक आध्यात्मिक मांस नहीं खरीद सकते। सीटू फोंग ने माफी मांगी, मेरा मतलब यह नहीं था कि यह मांस अच्छा नहीं है। अपनी क्षमा याचना दिखाने के लिए उसने अपने स्टोरेज बैग से कुछ पेस्ट्री निकाली और मोहुआ को दे दी। सीटू शियू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मोहुआ को शराब भी दी। हालांकि शराब बहुत तेज थी और मोहुआ ने एक घूंट लिया और उसका गला भर आया, तो उसने और नहीं पी। दूसरी ओर झांग लान को कच्चे या ठंडे भोजन से कोई परेशानी नहीं थी। जो भी उपलब्ध था वह खा लेती थी और किसी भी शराब का स्वागत करती थी। जब समूह ने भरपेट खाना खा लिया तो वे अपने कपड़े पहनकर ही सो गए। मो हुआ सो नहीं सका, उसे रात के 1 बजे आकृतियां बनाने के लिए चेतना के सागर में प्रवेश करना था, और ये देखकर कि झांग लैन भी अपनी आंखें खोलकर जाग रहा था, वह चुपके से उसके पास गया और धीरे से पूछा, चाचा झांग, क्या आप मुझसे बलात्कारियों के बारे में बात कर सकते हैं? झांग लैन की भौहें उठ गईं, तुम बलात्कारी बनना चाहते हो? मो हुआ ने उससे तिरस्कार भरी नजर से देखा। झांग लैन हंसा, आप क्या पूछना चाहते हैं? एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने कहा, ताओवादी न्यायालय ने ताओवादी कानून जारी किया है जो अंधाधुंध हत्या, लूटपाट और दूसरों से भरपाई करने पर प्रतिबंध लगाता है। ताओवादी कानून के तहत समूह अंधाधुंध हत्या और लूटपाट करते हैं तो क्या भरपाई करना एक गंभीर अपराध है? झांग लैन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने जवाब में पूछा, क्या आप समझते हैं कि पुनःपूर्ति का क्या मतलब है? अभी भी एक बच्चा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? मो हुआ ने सही कहा। झांग लैन की अभिव्यक्ति असहायता से कठोर हो गई और वह समझाने के लिए बाध्य हो गया। तथाकथित दूसरों से पूर्ति वास्तव में एक प्रकार की दोहरी साधना है। झांग लैन के बोलने के बाद वह रुका और बोला, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि दोहरी खेती क्या होती है ना? मो हुआ थोड़ा शर्मा गया और बोला, मुझे बस थोड़ा सा पता है। झांग लैन को यकीन नहीं था कि मो हुआ को सचमुच पता नहीं था या वह सिर्फ दिखावा कर रहा था, इसलिए उसने आगे कहा, यह मूलतः एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का सीधा साधा क्रिया है। हालांकि द्विविध साधना व्यक्ति की साधना को बढ़ा सकती है और यह प्रक्रिया अत्यंत मनमोहक है। यही कारण है कि अनेक साधक द्विविध साधना पथ के अध्ययन में इतने तल्लीन रहते हैं। मो हुआ का प्रश्न था, क्या दोहरी खेती वास्तव में आपकी खेती को बढ़ा सकती है? इससे इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है, जो कुछ न करने से तो बेहतर ही है। इन बेकार की बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय ध्यान और साधना में ज्यादा समय लगाना बेहतर होगा, झांग लैन ने कहा। तो फिर दोहरी साधना और दूसरों से पुनःपूर्ति के बीच क्या अंतर है? द्वैत साधना अभी भी सामान्य मानी जाती है, जबकि दूसरों से पुनःपूर्ति करना द्वेषपूर्ण है। दुष्ट साधक इसका प्रयोग दूसरों से रक्त क्यूई, सार तत्व और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो लोग इसके शिकार हुए हैं, उनकी साधना कम से कम पिछड़ सकती है, या सबसे बुरी बात यह है कि उनका ताओवादी आधार नष्ट हो सकता है और यहां तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे उदाहरण अक्सर होते हैं। मो हुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। जिस बलात्कारी का आप सब पीछा कर रहे हैं, क्या उसने भी किसी को मौत के घाट उतारा है? उसने पहले भी ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन इस बार नहीं। हम उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिछले महीने उसने एक औरत को पूरी तरह से क्षीण कर दिया था, उसका क्यू सागर नष्ट कर दिया था, और अब वह हमेशा स्तब्ध और चिंतित रहती है। झांग लैन ने गहरी सांस ली और बोलते समय अपने दांत पीस लिए। मो हुआ ने सहानुभूति महसूस करते हुए पूछा, तो अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो क्या आप उसे मौत की सजा देंगे? झांग लैन ने सिर हिलाया। ताओवादी अदालत दूसरों से पैसे वसूलने से जुड़े अपराधों के मामले में हमेशा सख्त रहती है। 100 साल से ज्यादा की सजा या यहां तक कि मौत की सजा भी दे सकती है। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसकी मौत तो तय है। मो हुआ को तब राहत महसूस हुई। एक क्षण सोचने के बाद झांग लैन ने कहा, मैं आपको बताना भूल गया, दोहरी खेती भी निषिद्ध है। मो हुआ उलझन में लग रहा था। मैं अभी भी बच्चा हूं, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मो हुआ की घूरती निगाहों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए झांग लैन, जो पहले ही शुरू कर चुका था, ने अपनी व्याख्या जारी रखी। ताओवादी न्यायालय पुरुष और स्त्री के बीच सामान्य संबंधों से कोई सरोकार नहीं रखता। लेकिन द्विसाधना अलग है। कोई भी द्विसाधना तकनीक और गुप्त तकनीक एक बार पता चलने पर तुरंत नष्ट कर दी जाएगी। यदि कोई साधक द्विसाधना करता है और ताओवादी न्यायालय द्वारा उसका पता चल जाता है, तो उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हालांकि ये दूसरों से पुनःपूर्ति करने जितनी कठोर सजा नहीं है, फिर भी उनका नाम ताओवादी न्यायालय की फाइलों में दर्ज किया जाएगा।
जो गुरुओं की खोज, संप्रदायों में प्रवेश और विवाह व्यवस्था के समय व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। मो हुआ ने हैरानी से पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि दोहरी खेती हानिकारक नहीं है? फिर इस पर प्रतिबंध क्यों है? सिद्धांततः ये सच है, लेकिन व्यवहार में यह एक अलग कहानी है, झांग लैन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि द्विसाधना अपने आप में हानिकारक नहीं है और ताओवादी कानून का उल्लंघन नहीं करती, फिर भी अगर हम इसे प्रतिबंधित नहीं करते तो कुछ लोग द्विसाधना के नाम पर दूसरों से पुनःपूर्ति करने लगेंगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी अनुमति देने के समान है। इसके अलावा अगर द्विसाधना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो ताओवादी न्यायालय को जांच करने में कठिनाई होगी। अगर वे जांच शुरू करते हैं तो संदिग्ध व्यक्ति दावा करेगा कि वे द्विसाधना कर रहे थे, पुनःपूर्ति नहीं कर रहे थे, और फिर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही झांग लैन ने यह बात कही, वह उत्तेजित हो गया। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि कुछ साधकों को यह भी पता नहीं है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वे इसमें आनंद लेते हैं और यहाँ तक कि उनका शोषण करने वालों का बचाव भी करते हैं। ये सरासर मूर्खता है। मो हुआ ने पूछा, यदि वे कहते हैं कि यह सहमति से हुआ है, तो क्या आप हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं खो देते? झांग लैन ने ठंडी आवाज में कहा, ताओवादी कानून के सामने सहमति जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ताओवादी कानून का उल्लंघन हुआ तो हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, कोई भी बच नहीं पाएगा। मो हुआ ने सिर हिलाया। झांग लैन ने कहा, यही पहला कारण है। मो हुआ आश्चर्यचकित था, और भी कुछ है? निस्संदेह, झांग लैन ने आगे कहा, ताओ साधना जगत में 20,000 से भी अधिक वर्षों से अरबों साधक हैं। हमने किस प्रकार की गड़बड़ी नहीं देखी है। ओह, मैं समझा, झांग लैन ने आगे कहा। दूसरा कारण यह है कि दाव साथियों के बीच दोहरी साधना भी दूसरों से पुनःपूर्ति में बदल सकती है। मो हुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम्हें दाव साथी नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलते हो? आप क्या जानते हैं? झांग लैन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कोई कह रहा हो कि तुम बहुत छोटी हो, तुम समझ नहीं पाओगी। दाव साथियों के बीच वे जितने करीब होते हैं उतनी ही ज्यादा उनके बीच द्वेष पनपने की संभावना होती है। आज वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार कर सकते हैं और कल वे एक दूसरे को मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगे। एक बार मनमुटाव पैदा हो जाए तो वह आसानी से दुश्मनी में बदल सकता है, और फिर जो कभी द्वैत साधना थी वह दूसरों से पूर्ति बन जाती है। मो हुआ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। चाचा झांग, आप इतना कुछ जानते हैं, क्या आपकी कभी कटाई नहीं हुई? झांग लैन ने तुरंत मो हुआ का कान दबाया और कहा, बकवास, मैं एक गंभीर साधक हूँ। मो हुआ ने अपना कान रगड़ा और धीरे से बुदबुदाया, कौन जानता है कि आप गंभीर हैं या नहीं? झांग लैन असहाय थी और फिर उसने मो हुआ की जांच करते हुए कहा, आपको भविष्य में सावधान रहने की आवश्यकता है। किस बात का ध्यान रखना? मैं दूसरों से फसल नहीं काटने वाला। झांग लैन ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी, हालांकि आप दूसरों से फसल नहीं लेंगे, लेकिन आपसे फसल ली जा सकती है। मो हुआ दंग रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुष साधकों द्वारा न केवल महिला साधकों से फसल काटी जा सकती है, बल्कि महिला साधकों द्वारा पुरुष साधकों से भी फसल काटी जा सकती है। झांग लैन ने एक मुस्कान के साथ कहा जो वास्तव में एक मुस्कान नहीं थी, विशेष रूप से आप जैसे किसी व्यक्ति से जो सुंदर और प्यारा है। मो हुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। झांग लैन ने मो हुआ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भविष्य में जब तुम उन चुलबुली और लंपट महिला किसानों को देखोगी तो बेहतर होगा कि तुम सतर्क रहो, कौन जाने वे तुमसे फसल काटने के बारे में सोच रही हो। मो हुआ ने काफी देर तक सोचा, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। तभी उसे एक और अंधेरे स्थान का सामना करना पड़ा और उसने उत्सुकता से पूछा, महिला कृषकों से पुरुष कृषक फसल काट सकते हैं और पुरुष कृषकों से महिला कृषक फसल काट सकती हैं, लेकिन क्या पुरुष कृषकों से अन्य पुरुष कृषक फसल काट सकते हैं और महिला कृषकों से अन्य महिला कृषक फसल काट सकती हैं? झांग लैन से पूछा गया कि जब तक उसने तारे नहीं देखे। ये सब क्या गड़बड़ है? आखिर तुम्हारे छोटे से दिमाग में ऐसा क्या भरा है कि तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो? झांग लैन काफी देर तक चुप रही, अंततः उसने थकी हुई आह भरी, चलो सो जाओ, मैं थक गई हूँ। उसने ये कहा और फिर मो हुआ को अनदेखा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मो हुआ और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि झांग लैन पहले से ही कुछ थका हुआ लग रहा था, उसने चतुराई से आगे पूछने से परहेज किया। शिविर स्थल की रोशनियां टिमटिमाने लगीं और शांति छा गई।
मो हुआ ने कुछ देर तक फॉर्मेशन पुस्तकें पढ़ी और रात के 1 बजे वह चेतना के सागर में प्रवेश कर गए और फॉर्मेशन का अभ्यास किया, फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सुबह 6 बजे जैसे ही आकाश में रोशनी हुई, मो हुआ जाग गया। मो हुआ उठ गया और उसी समय झांग लैन और अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें खोली। उन तीनों ने कुछ सादा खाना खाया और अपनी यात्रा जारी रखते हुए शिविर स्थल से चले गए। एक बार जब वे लोनली क्लाउड पीक पर पहुंच गए तो मो हुआ ने इलाके को देखा और मानचित्र पर कई स्थानों को घेरा। ये स्थान अपेक्षाकृत एकांत थे, राक्षस जानवर शायद ही कभी वहां आते थे तथा अन्य साधकों द्वारा आसानी से खोजे नहीं जा सकते थे। झांग लैन ने निर्देश दिया, बहुत सावधानी से कोई निशान न छोड़ें ताकि सांप घास से टकराकर चौंक न जाए। अगर चोर से सामना हो जाए तो जल्दबाजी न करें, बस दूर से उस पर नजर रखें और जब सब लोग आ जाएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। सभी ने सिर हिलाया, फिर मोहुआ द्वारा घेरे गए क्षेत्रों में खोज करने के लिए अलग हो गए। मोहुआ ने झांग लैन का पीछा किया। झांग लैन की साधना उच्च थी और उसके लिए झांग लैन के साथ रहना सुरक्षित था। चारों ओर खोजबीन करने के बाद वे सभी एक शिविर स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगल में एकत्र हुए। मो हुआ ने कहा, यहाँ चारों ओर निशान हैं, चोर उस कैंपसाइट में छिपा होगा। क्या यह अन्य मॉन्स्टर हंटर्स नहीं हो सकते? सीटू फैंग ने पूछा। मो हुआ ने कहा, ये कैंपसाइट लंबे समय से खाली पड़ा है, मॉन्स्टर हंटर्स यहाँ नहीं रुकेंगे। झांग लैन ने सिर हिलाया और कहा, चलो कैंपसाइट को घेर लेते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। मो हुआ, यहाँ खतरा हो सकता है, तुम दूर भाग जाओ। ठीक है। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर तुरंत दूर भाग गया। झांग लैन और उसके दो साथियों ने परित्यक्त शिविर को घेरना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद सफेद कपड़े पहने एक किसान शिविर से बाहर निकला। उन्होंने जो ताओवादी वस्त्र पहना था वह भव्य शैली का था और महंगा लग रहा था, लेकिन भागने के आधे महीने बाद वह गंदा और फटा हुआ हो गया था। उसका चेहरा मो हुआ द्वारा देखे गए चित्र जैसा ही था, लेकिन वह काफी बुरा लग रहा था और उसकी त्वचा भी उखड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरों से पुनःपूर्ति न मिलने के कारण उसकी दुष्ट कुशलताएं उल्टी पड़ गईं और उसका रूप क्षय होने लगा तथा उसकी आयु बढ़ती गई। वास्तव में वह एक दुष्ट साधक था जो दूसरों से पुनःपूर्ति करने की तकनीक का अभ्यास करता था। झांग लैन की तिकड़ी ने इसकी पुष्टि करने के बाद बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे कार्रवाई की, कोई दया नहीं दिखाए। दुष्ट किसान ने श्राप दिया और वापस लड़ने लगा। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। मो हुआ दूर से छिपकर लड़ाई को देख रहा था। झांग लैन एक आध्यात्मिक साधक था जो जल श्रृंखला मंत्रों में निपुण था और उसमें काफी शक्तिशाली भी। दूर से वह मंत्रों का जाप करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करता था, जल के आकार की तलवार क्योंकि धाराएं उत्पन्न करता था और दुष्ट साधक पर लगातार आक्रमण करता था। सीटू फैंग और सीटू शियू दोनों ही शरीर साधक थे जो ब्लेड तकनीक में विशेषज्ञ थे। सीटू फैंग का ब्लेड पतला और हल्का था, एक हल्की हरी आध्यात्मिक शक्ति से लिपटा हुआ तेजी से और सघन रूप से काट रहा था। दूसरी ओर सीटू शियू ने व्यापक शक्तिशाली प्रहार किए जिससे उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, जिससे उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और दुष्ट साधक को उलझा दिया गया। ये दुष्ट साधक एक शारीरिक साधक भी प्रतीत होता था जिसके पास मजबूत और सशक्त रक्त की हुई थी तथा वह नाजुक और पतली सुंदरियों से चित्रित एक लोहे का पंखा चला रहा था। जैसे ही लोहे का पंखा हवा में घूमता था उससे गुलाबी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें निकलती थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक दुष्ट साधक है, यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का रंग भी अनुचित है। मो हुआ ने चुपचाप मन ही मन सोचा, दुष्ट साधक का साधना स्तर ची शोधन के 9वें स्तर पर होना चाहिए था। वह झांग लैन की तिकड़ी के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी गतिशीलता तकनीक थी जिससे वह दोनों सीटू साधकों के हमलों से बच निकला और झांग लैन की जलाकार की तलवार की ची को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन चाहे उसकी चाल ढाल की तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह धीरे धीरे तीनों के संयुक्त हमले से पराजित हो गया। तलवार क्यू के प्रत्येक प्रहार के साथ उसकी चोटें बदतर होती गईं और हर बार जब सीटू फैंग ने उसे काटा तो उसका अधिक खून बह गया। इसके अलावा धुंधली हरी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके घावों को भरने से रोक दिया। कुछ ही देर में दुष्ट साधक झांग लैन की तलवार की क्यूई के प्रहार से घायल हो गया और जमीन पर गिरकर निश्चल पड़ा रहा। मो हुआ ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक उसने झांग लैन को दुष्ट साधक को बेड़ियों से जकड़ते हुए नहीं देख लिया। क्या वह मर गया है?
मो हुआ ने पूछा। नहीं, ये जानवर अभी भी जिंदा है। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से देखा और पाया कि दुष्ट साधक की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में अभी भी उसके शरीर में संचारित हो रही थी। क्या सभी दुष्ट साधक इतने कठोर होते हैं? मो हुआ ने पूछा। झांग लैन ने कहा, सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर से निपटना काफी मुश्किल है। विधर्मी मार्ग के तरीके कई कमियों के बावजूद बहुत शक्तिशाली भी हैं। वरना इतने सारे लोग विधर्मी राक्षसों के रास्ते पर नहीं पड़ते। मो हुआ ने समझ में सिर हिलाया। दुष्ट किसान के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली। सीटू शियू ने पूछा, अब हम क्या करें? झांग लैन ने दुष्ट साधक को लात मारी। इस जानवर को वापस ले जाओ, इसे ताओवादी दरबार में ले जाओ, इससे पूछताछ करो और फिर कानून के अनुसार इसे दोषी ठहराओ। हमारे पास बूढ़े गुरु अन को रिपोर्ट करने के लिए भी कुछ होगा। बूढ़े मास्टर एन। मो हुआ ने झांग लैन पर नजर डाली। झांग लैन फिसल गया था और आकाश की ओर देखते हुए ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं कहा। सीटू फोंग और सीटू शियू ने कुछ पेड़ों को काट दिया और एक बेड़ा बनाया, उस पर दुष्ट साधक को बैठाया ताकि उसे वापस खींच सके। मो हुआ ने दुष्ट साधक को बहुत देर तक घूरा, फिर विनम्रतापूर्वक सुझाव दिया, तुम्हें उसके पैर तोड़ देने चाहिए। क्या? सीटू फैंग चौंक गया। और तुम्हें उसकी मध्याह्न रेखाओं को नष्ट करना होगा और उसके क्यूई सागर को चकनाचूर करना होगा। सीटू फोंग अवाक रह गया। ये बच्चा इतने मासूम चेहरे के साथ इतनी डरावनी बातें कैसे कह सकता है? झांग लैन ने एक क्षण सोचा, उसकी बात सही है। सीटू फैंग ने हिचकिचाते हुए कहा, वह आदमी पहले ही पकड़ा जा चुका है, उसके पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। ऐसा करके क्या हम अपने अधिकार के साथ बहुत आगे नहीं जा रहे हैं? मो हुआ ने सही करते हुए कहा, हमने उसे केवल अस्थायी रूप से वश में किया है, इसे कब्जा नहीं माना जाएगा। क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? सीटू फैंग हिचकिचा रहा था। लेकिन झांग लैन ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी और दुष्ट साधक की शिरोबिंदु को काटने के लिए तैयार था। इससे पहले मो हुआ को यह समझ में नहीं आया कि झांग लैन, जो स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक साधक था, तलवार हथियार क्यों रखता था। उसने सोचा कि यह पूरी तरह से दिखावे के लिए है। अब मैं समझता हूं कि एक आध्यात्मिक साधक के रूप में भी केवल मंत्रों और चाकू या तलवार जैसे औजारों के साथ कोई भी अप्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए तैयार रह सकता है। कम से कम इससे किसी व्यक्ति की मेरिडियन को अलग करना अधिक सुविधाजनक हो गया। लेकिन इससे पहले कि झांग लैन की तलवार नीचे तक पहुंच पाती, दुष्ट साधक ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसके हाथ कांपने लगे और जंजीरें गिर गईं। झांग लैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार की धार तेज कर दी। दुष्ट साधक ने महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ा और तलवार केवल त्वचा की एक परत को छू पाए। सावधान! झांग लैन चिल्लाया। जिस क्षण दुष्ट साधक ने अपनी आंखें खोलीं, महुआ पहले ही कई मीटर दूर जा चुका था। जब उसने पहले अपनी दिव्य इंद्रिय से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था, तो उसने दुष्ट साधक की आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव में कुछ अजीब बात देखी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह दुष्ट साधक इतना चालाक और साहसी होगा। कई घाव खाने के बाद भी उसमें प्रतिरोध करने की ताकत थी। दुष्ट साधक ने झांग लैन की तलवार को चकमा दिया और सीधे झांग लैन के चेहरे पर हथेली से वार किया। झांग लैन के चेहरे पर गंभीर भाव थे क्योंकि वह वार से बचने के लिए पीछे हट रहा था। इतनी दूरी पर मंत्र इस्तेमाल करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, वह केवल अपनी तलवार से पीछे की ओर वार करके ही जवाब दे सकता था। लेकिन दुष्ट साधक ने वार नहीं झेला, बल्कि अपने शरीर की एक झिलमिलाहट के साथ वह सीटू शियू के पास प्रकट हुआ, जो वार करने के लिए अपनी तलवार उठा रहा था। सीटू शियू, जो पहले दुष्ट साधक पर पीछे से बिना किसी की नजर पड़े हमला करने की योजना बना रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि दुष्ट साधक उसे पहले ही भांप चुका है। एक विचित्र चाल तकनीक से दुष्ट साधक उसके पास चक्कर लगाकर आ गया। घात लगाने का उसका प्रयास विफल हो गया और इसके बजाय उस पर घात लगाया गया। दुष्ट साधक की हथेली से उसकी पसलियों पर चोट लगी, उसने ताज़ा खून थूका और बगल में उड़ गया। इस हथेली के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा हृदय तक पहुंच गई और विचित्र आध्यात्मिक शक्ति उसके अंगों में प्रवेश कर गई। तभी सीटू शियू को एहसास हुआ कि ये दुष्ट साधक पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि अब उनके पास अल्पावधि में फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। सीटू फैंग ने भी अपनी तलवार निकाली और दुष्ट साधक पर तान दी। कई बार संघर्ष के बाद उसे अचानक पूरी तरह से कमजोरी महसूस हुई।
उसकी नाड़ियां एक अजीबोगरीब गुलाबी आध्यात्मिक शक्ति से क्षत विक्षत हो गई थीं, जिससे उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं हो पा रहा था। दुष्ट साधक की आध्यात्मिक शक्ति जहरीली थी। पहले लड़ाई के दौरान उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जहर धीरे धीरे असर कर रहा था। अपने आप को अपनी क्यूई प्रसारित करने के लिए मजबूर करते हुए सीटूफेंग ने अचानक मुंह में ताज़ा खून थूक दिया और अपनी आंखों में घृणा के साथ दुष्ट साधक को घूरने लगा। अपने होंठ चाटते हुए दुष्ट साधक ने सीटूफेंग की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं है। उसने 1 महीने से अपना पेट नहीं भरा था। उसे अपनी राक्षसी आग को बाहर निकालने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। दुष्ट साधक की नज़र सीटूफेंग पर घूम गई। जैसे ही उसका मन थोड़ा डगमगाया, एक हल्के नीले रंग की तलवार क्यों सीधे उसके कंधे में जा लगी। क्रोधित होकर दुष्ट साधक के मुंह से भी ताज़ा खून निकला जब वह देखने के लिए मुड़ा। वहीं कुछ ही दूरी पर झांगलैन अपनी उंगलियों को तलवार की तरह बनाकर उसे ठंडे भाव से देख रहा था। अभी भी एक कठिन काम बाकी था। दुष्ट साधक ने उसके विचारों पर लगाम लगा दी। जब तक वह झांगलैन से निपट नहीं लेता, वह बच नहीं सकता था। यदि वह भागने में सफल भी हो गया, तो बिग ब्लैक माउंटेन की खतरनाक भूमि पर वह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। उसका शरीर सूख गया था और राक्षसी आग बढ़ रही थी। उसे पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी। जब तक उसने झांगलैन को मार डाला, दुष्ट साधक की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं जब वह सीधे झांगलैन की ओर बढ़ा। झांगलैन का दिल दहल गया, क्या तेज गति तकनीक है। दुष्ट साधक की चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज और विचित्र थी। अगर वह पहले से ही रुका रहता तो। अच्छा, मुझे आपसे मिलने दो। झांगलैन की निगाहें तेज हो गईं जब उसने गिरते हुए फूलों के चरण निष्पादित किए। तुरंत उसका आकार कई गुना बढ़ गया, गिरती हुई पंखुड़ियों की तरह सुंदर। दुष्ट साधक आश्चर्यचकित रह गया। इस ताओवादी दरबार के साधक की गति तकनीक वास्तव में उससे कमतर नहीं थी। वह एक बलात्कारी था जो अपनी जीविका चलाने के लिए शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर था। दुष्ट साधक मुश्किल स्थिति में था, फिर भी उसे लड़ना पड़ा। लगभग 1 दर्जन बार युद्ध करने के बाद भी वह झांगलैन पर वार नहीं कर पाया था। इस बीच झांगलैन अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत और कमजोरियों को पहले ही भांप चुका था। आगे बढ़ने और पीछे हटने में उसके पास तलवार क्यूई को संघनित करने की गुंजाइश थी, जिससे दुष्ट साधक को खतरा था। जैसे ही झांगलैन दुष्ट साधक की चूक को पकड़ने और उसे तलवार क्यूई से खत्म करने वाला था, दुष्ट साधक अचानक गायब हो गया। झांगलैन ने अपनी दिव्य इंद्री का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा सका। अचानक उसे घबराहट महसूस हुई और उसने दूर महुआ की ओर देखते हुए तत्काल चिल्लाया, सावधान। उसी समय महुआ के पीछे एक छाया टिमटिमाई और दुष्ट साधक प्रकट हुआ। उसकी आवाज कर्कश और क्रूर थी। बेटे, तुम मेरी टांगें तोड़ना चाहते हो। दुष्ट साधक का पीला दाहिना हाथ महुआ की गर्दन के पीछे पहुंच गया। मूलतः सब कुछ उसकी योजना के अनुसार था। पहले तो उसने हार का नाटक किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त किया और उस क्षण की प्रतीक्षा की जब ताओवादी दरबार के कुत्ते लापरवाह और बेखबर हो जाएं। फिर वह अचानक प्रकट हुआ और घात लगाकर हमला किया, दोनों पुरुषों को मार डाला और महिला को दूसरों से पुनः पूर्ति के लिए रख लिया। उस स्त्री की मृत्यु तक उससे पुनः पूर्ति करके वह अपनी रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। उसका स्वरूप भी बहाल हो जाएगा। उस समय इस युवा और सुंदर खोल के साथ वह एक भोली छोटी लड़की को धोखा दे सकता था, धीरे धीरे उससे पैसे वसूल सकता था और अस्थायी आश्रय पा सकता था, कुछ समय के लिए चुपचाप रह सकता था। एक बार गर्मी कम हो जाने पर भी वह स्वतंत्र रूप से घूम सकेगा। अगर यह बदमाश न होता, उसके पैर तोड़ने, उसकी मेरिडियन को नष्ट करने और यहाँ तक कि उसके क्यूई सागर को चकनाचूर करने की बात हो रही है। उसकी योजना शायद पहले ही सफल हो चुकी है। अगर ताओवादी दरबार का साधक अपनी मेरिडियंस को नष्ट करने की कोशिश करता तो वह खुद को इतनी आसानी से बंदी नहीं बनने देता। आखिरकार भले ही वह कितना भी कुशल क्यों न हो, एक बार उसकी मेरिडियंस कट जाने और उसकी आध्यात्मिक शक्ति चली जाने के बाद वह स्थिति को मोड़ नहीं पाता। वह केवल जल्दी ही अपना कदम उठा सकता था। चाकू वाले 2 किसानों को संभालना आसान था, लेकिन तलवार वाले को संभालना थोड़ा अधिक मुश्किल था। उन्होंने पहले सोचा था कि यह कुछ हद तक कठिन होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक कठिन होगा। जिस आंदोलन तकनीक पर वह निर्भर था, उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। तलवार वाला व्यक्ति न तो घायल था और न ही खून बह रहा था, इसलिए उसकी भयावह आध्यात्मिक शक्ति से उसे कोई खतरा नहीं था।
इसके अलावा वह खुद भी चोटों से लथपथ था, अपनी अंतिम सीमा पर था। अगर वह और देर करता तो उसे घसीटकर मार डाला जाता। भले ही वह भाग गया हो, बड़े काले पहाड़ में फंस गया हो, कपड़े और भोजन की कमी हो, और महिला साधकों के बिना भी उसे जल्द या बाद में मरना तय था। इसलिए उसके पास अगला सबसे अच्छा विकल्प चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले इस बदमाश को पकड़ना, उस आदमी के खिलाफ एक खतरे के रूप में उपयोग करना, तथा बचने के लिए एक छोटा सा मौका तलाशना। दुष्ट साधक का हाथ महुआ की गर्दन के पीछे तक पहुंच गया। उसकी नजर में ये बदमाश बिल्कुल अपरिहार्य था। 10 वर्ष की आयु के बच्चे की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि क्यूई शोधन के बाद के चरणों में एक साधक भी इस अचानक हमले से बच नहीं पाएगा। लेकिन उसने हवा पकड़ ली। महुआ ने पहले ही इसका आभास कर लिया था। उसने अपना सिर झुका लिया और नीचे झुक गया। उसका छोटा शरीर एक ओर लुढ़क गया और कई मीटर दूर जा गिरा। दुष्ट साधक को मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा छोड़कर महुआ बच निकला और झांग लैन ने राहत की सांस ली। यदि महुआ पकड़ा जाता तो उसके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं बचता और स्थिति शहमात वाली हो जाती। या तो कुछ लोग मरेंगे या फिर सब एक साथ मरेंगे। सौभाग्य से महुआ चतुर था। इतने कम समय में ही वह खतरे को भांपने और चतुराई से उससे बचने में सक्षम हो गया। झांग लैन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं जब उसने अपनी तलवार क्यू को आगे बढ़ाया और दुष्ट साधक पर हमला किया। आगे की परेशानी से बचने के लिए उसे इस जानवर को जल्दी से मारना था। दुष्ट साधक अपने होश में आया और दूर महुआ को ठंडी निगाहों से देखने लगा। बदबूदार बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसे विश्वास नहीं था कि महुआ उसके कदम से बच सकता है। लड़का तो बस भाग्यशाली था। महुआ दूर खड़ी आहें भर रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी मेरिडियंस को नष्ट करना होगा, तुम्हारे क्यूई सागर को चकनाचूर करना होगा और तुम्हारे पैर तोड़ने होंगे, अन्यथा तुम बुराई करना जारी रखोगे। महुआ ने एक पल सोचा और फिर कहा, तीनों पैर। झांग लैन की अभिव्यक्ति जम गई और उसने जल्दी से कहा, उसे उकसाओ मत। उसने अपना सिर घुमाया और देखा, जैसी कि उम्मीद थी, दुष्ट साधक की आंखें क्रोध से लाल थीं। दुष्ट साधक की आंखें तीव्र क्रोध से लाल हो गई थीं, क्योंकि उसे जीवन में कभी भी इस प्रकार से किसी दुष्ट बदमाश द्वारा अपमानित नहीं किया गया था। उसका चेहरा चमक उठा। दुष्ट साधक की निगाहें आक्रोश से भर गईं और वह सीधे महुआ की ओर दौड़ा। झांग लैन के दिल में ठंडक छा गई। ये बुरा था, ये 9वीं परत क्यूई शोधन दुष्ट साधक था और महुआ उसे संभाल नहीं सका। उसे इस बात से राहत मिली थी कि महुआ एक बार बच निकला था और उसने सोचा था कि अगर लड़का काफी दूर तक भाग जाए तो वह सुरक्षित रहेगा। फिर वह दुष्ट साधक को पीछे हटाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग करेगा और वे एक दीर्घकालिक योजना बना सकेंगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महुआ उस आदमी को मौखिक रूप से उकसाएगा, ये देखते हुए कि दुष्ट साधक पहले से ही उसे लाभ के लिए पकड़ना चाहता था और अब महुआ के शब्दों से अपमानित था। क्रोध उसके दिल में भर गया, जिससे उसके लिए शांत होना असंभव हो गया। अपनी तात्कालिकता में झांग लैन केवल अपनी तलवार क्यूई को तेजी से चला सकता था। उम्मीद करता था कि दुष्ट साधक कठिनाई को जानकर पीछे हट जाएगा। हालांकि वह महुआ से बहुत दूर था, जबकि दुष्ट साधक करीब था। संघनन तकनीक का प्रयोग करने में समय लगता है, इसलिए उसके बाद छोड़ी गई तलवार क्यूई को दुष्ट साधक पर प्रहार करने में कठिनाई होती है और वह केवल उसे धीमा करने में सफल हो पाती है। दुष्ट साधक ने अपनी भयानक गतिविधियों से तलवार की क्यूई की कई किरणों को चकमा दिया और महुआ के पास आकर उसे पकड़ने के लिए नीचे बढ़ा। फिर उसने पुनः खाली हवा को पकड़ लिया। महुआ धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक गई और उसकी उंगलियां बंद होने से पहले ही उसकी पकड़ से दूर हो गई। दुष्ट साधक ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह उकड़ू बैठ गया और मुड़ा, अपना बायां हाथ उठाया और एक बार फिर महुआ की ओर बढ़ा। फिर भी महुआ बिना किसी बल का प्रयोग किए हल्के से पीछे की ओर पलट गया, मानो वह हवा में तैरता और नाचता हुआ एक पत्ता हो जो एक बार फिर उसकी उंगलियों से फिसल रहा हो। दुष्ट साधक महुआ तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वह बाल भर की दूरी पर था और महुआ हर बार उसके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो जाता था। उनकी गतिशीलता की तकनीक निराकार थी, बहते पानी की तरह जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाती थी और पकड़ में नहीं आती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारी पहुंच में है, फिर भी वास्तविकता में ये क्षितिज से बहुत दूर है। दुष्ट साधक ने लगभग मुंह भर खून थूक दिया। आखिर वो एक बलात्कारी था, एक ऐसा बलात्कारी जो अपनी हरकतों पर भरोसा करके बच निकलता था। ताओवादी दरबार के कुत्ते से पराजित होना एक बात थी, लेकिन अब एक साधारण बच्चा भी उसे मूर्ख बना रहा था।
और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वह इस छोटे से बच्चे से बेहतर भी नहीं हो सका। हर बार उसे लगता था कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जैसे जैसे दुष्ट साधक का आक्रमण अधिक तीव्र होता गया, मोहुआ की चाल तकनीक और भी अधिक संयमित होती गई। अचानक मोहुआ ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी और अपनी उंगलियों पर क्यूई को संघनित करना शुरू कर दिया। दुष्ट साधक स्तब्ध रह गया। वह क्या कर रहा था? क्या वह कोई जादू करने की कोशिश कर रहा था? मृत्यु की तलाश। दूरी इतनी कम थी कि जब तक उसका जादू खत्म होता तब तक उसकी गर्दन टूट चुकी होती। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ दुष्ट साधक आगे की ओर कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह मोहुआ तक पहुंच पाता, एक आग का गोला बन चुका था और उसके चेहरे की ओर उड़ता हुआ उसके चेहरे पर फैल गया। दुष्ट साधक को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसके हृदय में ठंडक दौड़ गई। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? फायरबॉल तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह उसके चेहरे पर लगी, जिससे तेज दर्द हुआ और उसका सिर घूमने लगा। दुष्ट साधक की चाल अनैच्छिक रूप से लड़खड़ा गई। उस क्षण झांग लैन ने अवसर का लाभ उठाते हुए जल के आकार की तलवार क्यू को छोड़ा, जो सीधे दुष्ट साधक के हृदय चैनल पर प्रहार करती है। दुष्ट साधक की दृष्टि शून्य हो गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जंगल शांत हो गया। दुष्ट साधक जमीन पर पड़ा था, लेकिन जिसने उसे गिराया था, झांग लैन, अभी भी वही स्तब्ध था। उसकी भावनाएं बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थीं। उसने अभी क्या देखा था? क्यूई शोधन के 9वें स्तर के एक साधक के हमले सभी मोहुआ द्वारा चकमा दिया गया। क्यूई शोधन 9वां स्तर, सब चकमा दिया गया। और वह आंदोलन तकनीक क्या थी? बिना किसी निरंतर पैटर्न के, बिना किसी निश्चित रूप के, अप्रत्याशित, मायावी, सीधा किंतु रहस्यमय। उसे यह आंदोलन तकनीक किसने सिखाई? झांग लैन कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, उसकी यादें मंथन करती रहीं। फिर उसे याद आया, ओह हाँ, ऐसा लगता है कि यह जलमार्ग चरण था। ऐसा लगता है कि मैंने इसे सिखाया है। मोहुआ ने गिरे हुए दुष्ट साधक को देखकर अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे झकझोर दिया और कहा, चाचा झांग, जल्दी आइए, वह अभी मरा नहीं है। झांग लैन को होश आया और वह तुरंत दुष्ट साधक के पास गया। उसकी चोटों की जांच करने के बाद उन्होंने कहा, वो मरा नहीं है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है और उसका रक्त क्यूई समाप्त हो गया है। वह अब और परेशानी नहीं करेगा। उसकी तलवार क्यूई ने दुष्ट साधक के हृदय चैनल को भेद दिया था, लेकिन ये थोड़ा दूर था, इसलिए दुष्ट साधक अभी तक मरा नहीं था। झांग लैन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि दुष्ट साधक दर्द से कराह उठा और उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं। मोहुआ ने कहा, कितना कठिन जीवन है। झांग लैन ने सीटू फोंग और सीटू शियू को कुछ गोलियां दी और कुछ देर ध्यान करने के बाद वे कुछ हद तक स्वस्थ हो गए। फिर वे दुष्ट साधक को वापस ताओवादी दरबार में ले जाना चाहते थे। 1 मिनट रुको, मोहुआ ने कहा। सभी लोग अपना सिर घुमाकर मोहुआ को असमंजस से देखने लगे। मोहुआ झांग लैन के पास गया और कुछ प्रयास के बाद झांग लैन की कमर से तलवार खींच ली। दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए वह दुष्ट साधक के पास गया और बोला, ये सही है, मैं ही तुम्हारी टांगे तोड़ना चाहता था। फिर एक ही वार में उसने दुष्ट साधक के पैर काट दिए। साधक की पीड़ा भरी चीखों में झांग लैन और उसके 2 साथियों ने मोहुआ को और भी अधिक जटिल भावनाओं के साथ देखा। मोहुआ ने झांग लैन की तलवार को जमीन पर पोंछा, लेकिन खून के धब्बे रह गए, मिट नहीं पाए। झांग लैन ने आह भरी, असहाय होकर तलवार वापस ले ली और उसे सीधे म्यान में डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया, हम वापस जा सकते हैं। फिर मोहुआ के नेतृत्व में झांग लैन और उसके 2 साथियों ने बारी बारी से दुष्ट साधक को पहाड़ी रास्ते से नीचे खींच लिया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या दुष्ट किसान इस कठोर व्यवहार से मर जाएगा, वे इतने आलसी थे कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। यदि वह नहीं मरा तो सौभाग्य उसके पक्ष में था, यदि मरा तो उसे वह मिला जिसका वह हकदार था। रास्ते में सीटू फोन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मोहुआ, आपकी मूवमेंट तकनीक अद्भुत है। वह डर के मारे पसीने से तरबतर होकर बगल से देख रही थी। जब उसने देखा कि मोहुआ हर बार दुष्ट साधक के हमलों से सफलतापूर्वक बच निकलता है, तो उसने राहत की सांस ली और उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। मोहुआ को अंदर से बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, जहां ये बस औसत है। तुम्हें किसने सिखाया? सीटू फैंग ने पूछा। झांग लैन को कुछ बार खांसी आई। मोहुआ ने उसकी ओर देखा और सीधे शब्दों में कहा, एक गुजरे हुए अनाम दयालु चाचा ने मुझे सिखाया। सीटू फोंग ने संदेह से पूछा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है?
थोड़ा सोचने के बाद उसने झांग लैन से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये झांग परिवार के जल मार्ग से इतना मिलता जुलता क्यों है। झांग लैन का गला घुट गया और वह कई बार खांसने लगा। फिर आखिरकार उसने सांस ली और जल्दी से कहा, किसी की मासूमियत पर धब्बा मत लगाओ, पानी के कदम ये किससे मिलता जुलता है। सीटू फोंग ने सिर हिलाया, ये वास्तव में सही नहीं लगता, झांग परिवार का जल मार्ग इतना प्रभावशाली नहीं है। झांग लैन असंतुष्ट हो गई, झांग परिवार का जल मार्ग प्रभावशाली कैसे न हो सकता है। ये तो। सीटू फोंग ने उसकी ओर देखा। झांग लैन की आवाज कमजोर हो गई जब उन्होंने कहा, यह शायद हमारे झांग परिवार के वाटर पासिंग स्टेप से थोड़ा सा बेहतर है। झांग लैन भी अपने दिल में उलझन में था। झांग परिवार के पास दो गति तकनीकें थीं, गिरते हुए फूल और पानी पासिंग। एक सेट गिरते हुए फूल के चरण थे और दूसरा पानी पासिंग चरण। वह मुख्य रूप से गिरते हुए फूलों के चरणों का अभ्यास करता था, लेकिन वह जल पासिंग स्टेप में भी निपुण था और उसने झांग परिवार के अन्य साधकों को भी इसका प्रयोग करते देखा था, जो जल पासिंग स्टेप में विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसका प्रयोग नहीं किया। उतनी ही सहजता से, उतनी ही अप्रत्याशितता से, थोड़ी सी कुटिलता और रहस्यमयता के साथ। मैंने उसे फिर से कैसे सिखाया? झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं, कुछ याद करने में असमर्थ, और खुद से बुदबुदाया, क्या मैंने उसे वाटर पासिंग स्टेप सिखाया? ये सही होना चाहिए। जब झांग लैन के विचार अस्तव्यस्त थे, महुआ ने एक हल्की सी धन्यवाद की आवाज सुनी, जो मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी थी। उसने अपना सिर घुमाकर सीटू शियू को देखा, उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसका चेहरा भी जिद्दी था। स्पष्टतः वह धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। जब वे पहाड़ पर चढ़े थे तब वह आत्मविश्वास से भरी और अहंकारी थी, लेकिन कुछ चोटों और खून खराबे के बाद अब वह अधिक संयमित लग रही थी। महुआ ने सिर हिलाया, कुछ हद तक संतुष्ट महसूस करते हुए। वास्तव में जो युवा असफलताओं का अनुभव करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। फिर भी वह ये भूल गया था कि वह उससे भी छोटा है और अभी तक एक युवा के रूप में योग्य भी नहीं है। जब वे पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहे थे, झांग लैन अभी भी पानी के गुजरने के कदम के मामले से परेशान थी। वह बार बार उस दृश्य को अपने मन में दोहराता रहा जिसमें महुआ कुछ क्षण पहले ही दुष्ट साधक से निपट रहा था। उन्होंने महुआ के वाटर पासिंग स्टेप की तुलना अपनी स्मृति से प्राप्त संस्करण से सावधानीपूर्वक की। बुनियादी कदम वही थे, लेकिन हर हरकत की बारीकियां ज्यादा परिष्कृत थीं और कुछ चालों को सुव्यवस्थित किया गया था, जिससे अनावश्यक क्रियाएं हट गईं। ऐसा लग रहा था कि महुआ ने किसी और से कुछ और सीखा था। ऐसा क्यों था कि एक ही गतिविधियां पूरी तरह से अलग दिखती थीं? झांग लैन ने इसके बारे में सोचा और अचानक महसूस किया, क्या ये दिव्य भावना हो सकती है? क्योंकि दिव्य इंद्रिय काफी मजबूत थी, आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण ठीक और सूक्ष्म था, जिससे आंदोलन तकनीक अधिक मायावी और विविध बन गई। झांग परिवार के साधक संरचना में अच्छे नहीं थे, उनकी दिव्य इंद्रियां कमजोर थीं, इसलिए वे इस गति तकनीक के सार को समझने में असफल रहे, जिससे यह अपेक्षाकृत साधारण प्रतीत हुई। ये खत्म हो गया। झांग लैन के दिल में ठंडक महसूस हुई। जब उन्होंने महुआ को गति तकनीक सिखाई, तो उन्होंने सोचा कि महुआ इसे बस यूं ही सीख लेगा और इसमें बहुत अच्छी तरह से निपुण नहीं हो पाएगा। इस तरह, यदि इसका उपयोग भी किया गया तो अन्य लोग इस पर नजर डालेंगे और फिर भूल जाएंगे। जन्मजात कमजोरी वाला बच्चा किसी गतिविधि तकनीक को कितनी अच्छी तरह सीख सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अब न केवल महुआ ने इसे अच्छी तरह से सीख लिया था, बल्कि वह कुछ हद तक बहुत अच्छा भी बन गया था, यहाँ तक कि झांग परिवार के शिष्यों से भी बेहतर। अगर किसी दिन महुआ प्रसिद्ध हो गया तो दूसरे लोग देखेंगे और कहेंगे, ये झांग परिवार का जलमार्ग है, झांग परिवार के अपने जलमार्ग से भी बेहतर। तो फिर झांग परिवार अपना चेहरा कहाँ रखेगा? झांग लैन ने अनजाने में अपने परिवार के काले इतिहास में एक और कलंक जोड़ दिया। झांग लैन की खोपड़ी झंझना उठी। दंडित होना एक बात थी, लेकिन अपने परिवार को शर्मिंदा करना पैतृक हॉल में घुटने टेकने या एकांत में बंद होने से कहीं अधिक था। जब सीटू फोंग और सीटू शियू ध्यान नहीं दे रहे थे, झांग लैन ने चुपचाप महुआ की आस्तीन खींची। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें सिखाया है। महुआ भी गंभीर दिखे और आश्वासन में अपनी छाती थपथपाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। झांग लैन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
रेट आउट का क्या मतलब है? इससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह का आपराधिक साथी था। अपनी यात्रा के आधे रास्ते में समूह थोड़ी देर आराम करने के लिए एक छोटी पहाड़ी पर रुका। मो हुआ ने कुछ गोमांस निकाला और उसे सबके साथ बांटा। उन्होंने दुष्ट किसान को कुछ नहीं दिया क्योंकि वह अपनी मां द्वारा बनाई गई चीज खाने के लायक नहीं था। झांग लैन ने गोमांस का स्वाद लिया, उसे मसालेदार और स्वादिष्ट पाया और सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। मो हुआ का पारिवारिक बीफ सचमुच बहुत बढ़िया है, मुलायम लेकिन चबाने में आसान और पकाने का समय भी बहुत अच्छा है। फिर झांग लैन रुक गई। अचानक उसे याद आया कि मो हुआ ने पहले फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया था। शक्ति औसत थी, लेकिन कास्टिंग की गति थोड़ी तेज लग रही थी। कम से कम अपने मंत्रों से तो बहुत तेज। झांग लैन ने मो हुआ को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि मो हुआ की आध्यात्मिक शक्ति मजबूत नहीं थी, इसलिए उसकी जादू टोना विशेष रूप से कुशल नहीं होगी, लेकिन अब यह बहस का विषय था। इतनी तेज और सटीक फायरबॉल तकनीक के साथ वाटर पासिंग स्टेप के संयोजन ने झांग लैन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इससे निपटना काफी मुश्किल होगा। पेट भर खाना खाने के बाद समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। शाम होने से पहले वे बिग ब्लैक माउंटेन की तलहटी में पहुंच गए। मो हुआ को कुछ याद आया और वह दुष्ट साधक के पास गया, जो जाग रहा था, और पूछा, कुछ दिन पहले क्या आपने पहाड़ों में एक मॉन्स्टर हंटर का पीछा किया था? दुष्ट साधक ने ठंडी सांस ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं आपसे बात कर रहा हूं। दुष्ट साधक ने मो हुआ को तिरस्कार भरी नजर से देखा। मो हुआ का गुस्सा भड़क उठा और वह झांग लैन की कमर में लगी तलवार तक पहुंचने के लिए मुड़ा। झांग लैन चौंक गई और जल्दी से उसे रोका। तुम क्या कर रहे हो? मो हुआ ने जवाब दिया, वह जिद्दी हो रहा है। मैं उसकी एक और टांग तोड़ दूंगा। सीटू फैंग ने धीमी आवाज में सलाह दी, बस बहुत हो गया। तुमने पहले ही एक तोड़ दिया है। मो हुआ ने कहा, मैंने केवल एक ही तोड़ा है और उसके पास अभी भी 2 बचे हैं। सीटू फैंग ने अजीब तरीके से कहा, यदि आप उन सभी को तोड़ देंगे तो वह शायद सफल नहीं हो पाएगा। मो हुआ ने अफसोस के साथ कहा, तो ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती है। जब दुष्ट साधक ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, आप जो भी पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। मो हुआ आश्चर्यचकित था। दुष्ट साधक अचानक इतना सहयोगी क्यों हो गया? इस बीच दुष्ट साधक की पलक अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। वह मृत्यु से नहीं डरता था। वह अपने शत्रुओं के हाथों मर सकता है, दूसरों द्वारा पुनःपूर्ति किए जाने से मर सकता है, ताओवादी न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, या यहां तक कि उसे अंतिम सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। उसे किसी भी तरह से किसी अन्य साधक द्वारा मारे जाने की परवाह नहीं थी। लेकिन वह किसी किशोर बच्चे के हाथों कतई नहीं मर सकता था। क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर एक छोटे से बदमाश द्वारा मारा जाना एक अपमान था जिसे वह सहन नहीं कर सका। तो फिर आगे बढ़ो, मो हुआ ने कहा। मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था। और तब वहां कोई तब नहीं है। बस यही था। मो हुआ ने धीरे से कहा, आप कह रहे हैं कि आपने उसका पीछा नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वह आप नहीं थे, बल्कि आपने किसी और को उसका पीछा करते देखा था। दुष्ट किसान चुप रहा। मो हुआ ने फिर से तलवार खींचने के लिए कदम बढ़ाया और दुष्ट साधक के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ किसान उसका पीछा कर रहे थे। वे कैसे दिखते थे? उन्होंने क्या पहना हुआ था? मैं उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उन्होंने चांदी सफेद ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं। चांदी सफेद